चलिए शुरू करते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है, कम्युनिकेशन टुडे जयपुर से प्रकाशित मीडिया त्रैमासिक है, जिसका प्रकाशन पिछले 25 वर्षों से नियमित रूप से किया जा रहा है। कम्युनिकेशन टुडे की इस वेबिनार श्रृंखला कोविड के दौरान जब एक तरह से हमें महसूस होने लगा कि जीवन में सब कुछ थम गया है, हवाई जहाज ने उड़ना बंद कर दिया, रेलवे स्टेशन, ट्रेनें बंद हो गई, घर से निकलना हमारे लिए एक चुनौती हो गई और हर क्षण जीवन संकट में है, यह महसूस होने लगा। ऐसे दौर में इस विकल्प ने हमको एक सुविधा प्रदान की उन सारी चुनौतियों के बीच कि हम हमारे शैक्षिक विचार विमर्श की यात्रा को जारी रख सकें। यही सोच महात्मा गांधी की जयंती के दिन हमने ये तय किया 2020 में कि एक कम्युनिकेशन टुडे के बैनर पे नियमित सीरीज शुरू की जाए, मीडिया और उससे जुड़े अन्य सामाजिक विषयों पर इस विचार विमर्श की श्रृंखला को। उस श्रृंखला की आज 40वीं कड़ी है और संयोग से हमने एसोसिएट किया है हमारे साथ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जयपुर सेंटर। इग्नू की जो व्यापक गतिविधियां हैं, इनके बारे में इसके पूर्व के डॉक्टर ममता भाटिया को आमंत्रित करूं। थोड़ी सी जानकारी मैं कम्युनिकेशन टुडे के बारे में देना चाहूंगा। जिस दौर में मीडिया संबंधी पत्रिकाओं का अभाव बना हुआ था, तब एक संकल्प लिया कि क्यों नहीं हम मीडिया शिक्षकों, मीडिया के विद्यार्थियों, मीडिया कर्मियों के लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध कराने की कोशिश करें जहां वे अपने विचार, अपनी शोध इस माध्यम से अपने लक्षित समूह तक पहुंचाने का प्रयास करें। अनेक विशेषांकों का प्रकाशन भी हमने किया, जिसमें पिछले महीनों में कोविड-19 और मीडिया, भारत में मीडिया शिक्षा के 100 वर्ष, मीडिया शिक्षा क्रिटिकल थॉट, उसके पहले भी हमने कई विशेषांक निकाले, लगभग 10 विशेषांक निकाल चुके हैं और शीघ्र ही डिजिटल मीडिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, इसका हम प्रकाशन करने जा रहे हैं। द्विभाषी जर्नल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यह प्रकाशित हो रहा है। इस पूरी आज की रिकॉर्डिंग को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज की प्रोसीडिंग्स को, और इसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इसको, हमारे जो आज रजिस्टर्ड हुए हैं 217 पार्टिसिपेंट्स अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इन सभी को, क्योंकि जुड़ना उनकी समय और सुविधा पर निर्भर करता है, उनके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया, ट्विटर आदि जो माध्यम है, इनके माध्यम से हम इस सारे विचारों को कोशिश करेंगे एक व्यापक समुदाय तक पहुंचा सकें। और जिन उद्देश्यों को लेकर के ये विचार यात्रा शुरू की गई है, जिस तरह से हम विभिन्न वर्गों के लोगों को सेंसिटाइज करने का जो ये एक प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में हम सफल हो सकें। हमारे इस विनम्र प्रयास में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जैसे राष्ट्रीय संस्थान का जुड़ना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी कोशिश यही है कि हम विभिन्न अकादमिक संस्थानों के साथ मिलकर, विभिन्न इस तरह के जो व्यावसायिक संगठन हैं, इनके साथ मिलकर के इस यात्रा को और आगे बढ़ाएं। इस क्रम में अब तक हम 3-4 विश्वविद्यालयों के साथ कोऑर्डिनेट कर चुके हैं। इस बार इग्नू के साथ है। इग्नू, जैसा हम सभी जानते हैं, दुनिया का शायद पहला विश्वविद्यालय होगा जिसने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इतने व्यापक स्तर पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। क्योंकि मैं स्वयं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का प्रोडक्ट हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय में किसी दौर में हमने पत्रकारिता में पत्राचार के माध्यम से पाठ्यक्रम शुरू किया था, इसलिए उनकी संभावनाओं, चुनौतियों को हमने बहुत निकटता से देखा और महसूस किया है। कालांतर में हमारे स्टेट में भी ओपन यूनिवर्सिटी खुलती है, लेकिन इग्नू ने एक तरह से वैश्विक स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। इग्नू की इन गतिविधियों के बारे में और इस एसोसिएशन के बारे में मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर ममता भाटिया से। संयोग से डॉक्टर ममता भाटिया भी हमारे विभाग की विद्यार्थी रही हैं। इन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री का कोर्स किया और गोल्ड मेडलिस्ट हमारे यहाँ से रही है। तो जर्नलिज्म में कोर्स एडमिशन लेने के बाद उनकी इस पूरी शैक्षणिक यात्रा को बहुत निकटता से मुझे देखने का सौभाग्य मिला है। जो मूलतः है, आप लोक प्रशासन की विद्यार्थी रही, वहीं पर आपने पीएचडी किया और पब्लिक रिलेशंस पर आपने अपनी पीएचडी की और वो पुस्तक रूप में भी प्रकाशित हो चुका है। अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपकी सतत भागीदारी रही है। आपने उसमें पेपर्स पढ़े हैं, आपके रिसर्च पेपर्स
पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और लगभग 25 वर्ष पूर्व 1997 में आपका जुड़ाव होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ। असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर शिमला सेंटर में आपने ज्वाइन किया। उसके बाद आपका राजस्थान में ट्रांसफर हुआ और राजस्थान में इग्नू की गतिविधियों को व्यापक रूप से प्रचारित प्रसारित करने में डॉक्टर ममता भाटिया ने जिन समर्पित भाव से काम किया है उसका मैं प्रत्यक्ष दृष्टा रहा हूं। अनेक आयोजनों में इग्नू के जुड़ने का मुझे मौका मिलता रहा है। इस समय आप जयपुर केंद्र पे रीजनल डायरेक्टर या क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य करते हुए इग्नू को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशंस हैं, इसकी मेंबर के रूप में भी आपने अपनी व्यावसायिक क्षमताओं को, अकादमिक क्षमताओं को प्रकट किया है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर ममता भाटिया से अपने आप सभी के स्वागत के लिए और इग्नू की गतिविधियों के बारे में परिचित कराने के लिए। डॉक्टर ममता भाटिया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर एक वंडरफुल इंट्रोडक्शन के लिए। आदरणीय प्रोफेसर संजीव भानावत सर, नीलिमा श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मोनिका मिश्रा, उषा सानी जी, मेरे कलीग्स और दूसरे रीजनल सेंटर्स से जो रीजनल डायरेक्टर्स जुड़े हैं और असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर्स जो जुड़े हैं, और हमारे स्टाफ के सदस्य भी हैं इसमें और विद्यार्थीगण भी हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कम्युनिकेशन टुडे के तत्वाधान से जो जुड़े हैं, उन सबका इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जयपुर की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस अवसर पर जब सर ने ये बात सामने रखी कि हमें इस सेमिनार को, वेबिनार को मिलकर करना चाहिए, तो दिल को अच्छा लगा कि हमेशा से एक प्रयास रहता है कि अपने जितने भी टीचर्स हैं और सर का जो इतना व्यापक एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के एरिया में, तो जब जुड़ते हैं सर के साथ तो दिल से एक प्रफुल्लता महसूस होती है और ये सीखने का एक बहुत अच्छा अवसर हम लोगों को मिलता है। इट इज ऑलवेज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का ये जो क्षेत्रीय केंद्र है जयपुर में 1987 से काम कर रहा है, और इस वक्त इग्नू, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कि एक व्यापक दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। और जहां तक क्षेत्रीय केंद्र राजस्थान की बात है, 2 क्षेत्रीय केंद्र यहाँ पर काम कर रहे हैं, जयपुर और जोधपुर में। जयपुर में 20 जिलों के अंतर्गत करीब 55 अध्ययन केंद्र हैं, जिनमें 13 अध्ययन केंद्र जेलों में भी हैं। सभी जेल इनमेट्स को इग्नू जो है वो फ्री एजुकेशन देता है, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन, और करीब 25,000 स्टूडेंट्स हर साल फ्रेश राजस्थान के जो क्षेत्रीय केंद्र है इसमें जुड़ते हैं। और इस तरह से हमारा अपना जो स्टूडेंट्स का बेस है वो भी काफी स्ट्रांग है, और राजस्थान के सभी जिलों के अंदर इग्नू के विद्यार्थी हैं। और कोई भी डिसिप्लिन ले लें, जैसे कि मैम आज जेंडर स्टडीज की तरफ से हैं हमारे बीच में, तो कोई भी डिसिप्लिन ले लें, नया चाहे पुराना, इग्नू का एक डिपार्टमेंट, एक स्कूल और एक कोर्स आपको उस विधा के अंदर, उस के अंदर जरूर मिलता है। और जहां तक आज के वेबिनार की बात है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग सब जुड़े हैं, और इस वर्ष का जो थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर विमेन एम्पावरमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिर ख्याल आता है कि कैसा कल हमें चाहिए अपनी आगे की जनरेशन्स के लिए। और ये कोरोना जैसे छोटे वायरस ने तो जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में काम किया और हमें बहुत सारी नई चीजों के बारे में सिखा दिया है, जुड़ा दिया है, और बहुत सारे उन वायरस के बारे में भी हमारे सामने लाए हैं जो कि सप्रेशन से, जातिवाद से, सामाजिक भेदभाव से, जेंडर से रिलेटेड हमारे बीच पर थे। उन सब पर भी अपनी दृष्टि केंद्रित करने का एक मौका कोविड के दौरान हमको मिला। जैसा कि महात्मा गांधी जी कहते ही थे कि नेचर के पास जो है, मदर अर्थ इज इनफ फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। उन्होंने वर्षों पहले ये बात कही थी कि माँ प्रकृति के पास हमारी जरूरतों के लिए तो काफी है, लेकिन हमारे लोभ के लिए नहीं है। और चाहे जो भी चीज हो, आज एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के साथ जुड़कर रह गया है। और हमें जो है इस सबके अंदर एक शांतिपूर्ण, एक सामंजस्य और सद्भाव चाहिए, तभी हम अपने को आपको विकसित कर सकते हैं
और अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक अच्छा प्लैनेट जो है वो छोड़ सकते हैं। और महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि बी द चेंज वी वांट टू सी। और हमने भी इन सब चीजों को पढ़ लिया, मूर्तियां बना ली, या हमारा जो अपना कल्चर था जिसमें हम माँ की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं हमने मूर्तियां तो बहुत बना ली, लेकिन स्पिरिट में जहां जहां पर जिस जिस चीज को फॉलो करना था उसको जो है कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह गए। तो हम सबको ये एक दायित्व है कि अपने परिवार में हम इन मूल्यों को अपनाएं, उन्हें सिखाएं, और अपनी भावी पीढ़ियों को भी इन सब चीजों के साथ जोड़ें। और प्रकृति में, परिवार में महिलाओं का सम्मान, उनके डिसीजन मेकिंग में उनकी हिस्सेदारी, और कहीं ना कहीं हेलो हमारा अपब्रिंगिंग है, हेलो जो हमारी अपब्रिंगिंग है उसके अंदर भी जो है हमें एक प्रॉपर भागीदारी हमारे दोनों जेंडर्स के बीच में होनी चाहिए। लड़कों को भी ये होना चाहिए कि गोद में सिर्फ लैपटॉप नहीं, लेकिन हम बच्चों की देखभाल, बुजुर्ग परिवार में होने वाले बुजुर्गों की देखभाल, उन सबको भी किस तरह से हमें उसमें भागीदारी निभानी है। और जहां तक वुमेन हिट की बात है, तो वी नीड टू सेलिब्रेट द वुमेनहुड। हमें अपने आप से दोस्ती करनी है, और सिर्फ एजुकेशन या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसमें का सॉल्यूशन नहीं है, पर अपने जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, फियर्स हैं, इमोशनल डिपेंडेंसीज हैं, उन सबको भी कहीं ना कहीं छोड़ना होगा। और जितने भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, जो हमारे सामाजिक रिलेशंस के रूप में सोशल रिसोर्सेज हैं, उन सब संसाधनों को उन्नत बनाने में, परिवार में एक खुशियों का, शांति का वातावरण लाने में, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं लेकिन पुरुषों के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है। जहां तक इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिक्स की बात है और जेंडर इक्वालिटी की बात है, तो दोनों एक्सपर्ट्स हमारे आज बात करेंगे ही इसके बारे में। लेकिन विमेन एज अ ग्रेट नेशनल रिसोर्स, हम देख ही रहे हैं कि विमेन फोक जो है वो हर तरफ आज हर फील्ड में आगे है, और हर तरफ और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है ही। और इन सब चीजों को जब हम समाज के अंदर रिफ्लेक्ट होते देखेंगे, तभी हम जो है विमेन एम्पावरमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जोड़ पाएंगे, अपनी भावी पीढ़ियों के साथ जोड़ पाएंगे। कमला भसीन जी की उस दिन मैं एक पोयम पढ़ रही थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। शी वॉज अ ग्रेट विमेन एक्टिविस्ट फ्रॉम राजस्थान। लास्ट ईयर ही सितंबर में शी लेफ्ट अस। हवाओं से बन रही हैं लड़कियां, उन्हें बेहिचक चलने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं बेवजह रोका जाना। फूलों से बन रही हैं लड़कियां, उन्हें महकने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं बेदर्दी से कुचला जाना। परिंदों से बन रही हैं लड़कियां, उन्हें बेखौफ उड़ने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं उनके परों का काटा जाना। पहाड़ों से बन रही हैं लड़कियां, उन्हें सर उठा के जीने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं सर को झुकाकर जीना। सूरज से बन रही हैं लड़कियां, उन्हें चमकने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं बादलों से, पर्दों से ढका जाना। तो मुझे लगता है कि दिस सम्स अप आवर टुडेज थीम। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है क्षेत्रीय केंद्र जयपुर की तरफ से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। आपने संक्षेप में हमारे कल के, रवि जी का बार बार ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसमें व्यवधान होता है, थोड़ा सा आप संयम बरतें। तो हमारे उस स्थायी कल के लिए हम किस तरह से मानसिकता में बदलाव के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों की भूमिका को स्वीकार करते हुए हर मोर्चे पर महिला शक्ति के सामर्थ्य को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आपने इस पर अपनी एक टिप्पणी की। हम सभी जानते हैं कि महिला वर्ष संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर 1975 से मनाने की परंपरा रही है। मुझे ध्यान है उस दौर में बीजिंग में भी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, और उसके बाद देश दुनिया के अनेक हिस्सों में महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनकी उपलब्धियों को लेकर के एक लंबी बहस, लंबे शोध अनुसंधान कई क्षेत्रों में उस समय काम शुरू हुए थे। लेकिन न्यूयॉर्क में 1908 में जिस तरह से लगभग 15,000 महिलाओं ने एक आंदोलन चलाया अपने अधिकारों के लिए, तो एक तरह से श्रम आंदोलन के साथ साथ
महिला अधिकारों के प्रति सजगता चेतना का भाव विकसित होने लगा। तो एक पूरी की पूरी सदी की यात्रा है। हम हमारे देश के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे देश में एक समय ऐसा था जहां महिलाएं बाकायदा शास्त्रार्थ में हिस्सा लेती थी। कई बार इस तरह के अकादमिक गोष्ठियों में, संवाद में अक्सर जिक्र किया जाता है कि जो हमारे 3 प्रमुख मंत्रालय हैं, चाहे रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है और शिक्षा मंत्रालय है, इनकी जो अधिष्ठात्री देवियां हैं वो महिलाएं हैं। हम सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी के संदर्भ में बात करते हैं। लेकिन वो ऐसे कौन से कारण रहे कि आने वाले दौर में महिलाओं को समाज में वो स्थान नहीं मिल पाया, अनेक तरह के सामाजिक बंधनों में वो जकड़ दी गई, और अब आजादी के 75 साल बाद भी हम हमारे देश के संदर्भ में उनके अधिकारों के लिए, उनको एक स्वतंत्र और अपनी इच्छा के अनुसार स्वाभिमान सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए वो माहौल दिलवाने के लिए लगातार मंथन करते हैं, प्रयत्न करते हैं। हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वो बालक है या बालिका है, अपने विकास के लिए उचित अवसर प्राप्त कर सके, किसी प्रकार के बिना भेदभाव के। लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तकें, हमारी फिल्में, हमारे संचार माध्यम जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जिस तरह के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, एक उस जो इतने समय तक प्रयत्न किए जा रहे हैं, किस तरह से वो प्रयत्न प्रभावित होते हैं। संयोग से आज दैनिक भास्कर ने हमारे यहाँ स्टोरी छापी है, उन्हें उन्हीं तरह के शब्दों की बात की है जो एक शिक्षक के रूप में हम बहुत लंबे समय से बात करते रहे हैं। अधिकारियों को चूड़ियां पहनाई गई, चूड़ियों को आपने कायरता का प्रतीक बना दिया, जबकि हमारे देश की संस्कृति में उसकी अपनी एक महत्ता है। तो किस तरह से प्रतीकों के साथ हम खिलवाड़ करने लगे, और कहीं ना कहीं जो हमारी मानसिकता है इस तरह के अवसरों का, मुझे लगता है कहीं इस तरह का प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है। किस तरह से महिला पुरुष साथ में रह करके समान अधिकारों के साथ इस समाज और वैश्विक दुनिया के समाज के निर्माण में किस तरह से अपनी सहयोगी भूमिका निभा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई गई है लैंगिक असमानता को दूर करने की। आज हमारे साथ 2 विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर नीलिमा श्रीवास्तव जी और डॉक्टर मोनिका शर्मा। जहां नीलिमा जी एक अकादमिक क्षेत्र में शोध अनुसंधान की दृष्टि से पिछले कई वर्षों से लगातार काम कर रही हैं, अनेक शोध परियोजनाओं पर आपने काम किया। वहीं डॉक्टर मोनिका पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पिछले लगभग 1-1.5 दशक से जिस तरह से लेखन कर रही हैं, वो अपने आप में उस मुहिम को जिस तरह से वो आगे बढ़ा रही हैं उसका एक प्रतीक है। पहले मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर नीलिमा श्रीवास्तव जी को अपने उद्बोधन के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने सोशल वर्क्स में अपनी जो एक औपचारिक उपाधि है वो प्राप्त की, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इस समय नीलिमा जी इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो इनका स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज यहाँ की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। और जेंडर इश्यूज को लेकर के, वुमेन इश्यूज को लेकर के आपने जिस तरह से काम किया है, आप जो जो मेजर रिसर्च एरिया आपके हैं गर्ल चाइल्ड इन इंडिया, इस पर आपने काम किया, और उत्तर भारत के 5 प्रमुख जो संस्थान हैं उनको आपने कोलैबोरेट किया। उनका स्पेशलाइजेशन वुमेन एंड वर्क लाइफ बैलेंस, जेंडर, क्लीन एनर्जी, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर मुख्य रूप से है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, उसमें आप इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर, रेस, सेक्सुअलिटी एंड सोशल जस्टिस, उसमें विजिटिंग स्कॉलर के रूप में आप काम करती रहीं। आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अनेक शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। अनेक पत्रिकाओं के जो उनका एक समीक्षा या रिव्यूअर बोर्ड है उसमें भी आप सम्मिलित हैं, और देश दुनिया में अनेक स्थानों पर इन मुद्दों पर लगातार विचार मंथन करती रही हैं। अपने व्याख्यानों के माध्यम से विभिन्न एकेडमिक कोर्सेज को आपने लीड किया है। तो एक प्रकार से पिछले लगभग 25-30 वर्षों से जिस तरह से आप इन मुद्दों पर काम कर रही हैं, तो इस अवसर पर आप किस तरह से इस पूरे आंदोलन को, इस परिवेश को एक शोधार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक एक्टिविस्ट के रूप में इन सारे मुद्दों को आप देखती हैं। आइए हम सुनते हैं प्रोफेसर नीलिमा श्रीवास्तव जी को। नमस्कार, मेरा
सभी को इंटरनेशनल विमेंस डे की बधाइयाँ। और मैं इग्नू के जयपुर रीजनल सेंटर और कम्युनिकेशन टुडे को भी कॉम्प्लीमेंट देती हूँ कि उन्होंने आज ये वेबिनार सीरीज का आयोजन किया और उसका जो विषय रखा वो भी बहुत प्रोग्रेसिव है। हम लोग जनरली जेंडर इक्वालिटी टुडे तक रह जाते हैं, बट उसको फ्यूचरिस्टिक होना, उसको सस्टेनेबल टुमारो के साथ जोड़ना, इसके लिए मैं आपके दूरदर्शिता और जो जेंडर सेंसिटिविटी है उसको भी मैं कॉम्प्लीमेंट करती हूँ। और मैं एक दफे फिर धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आज अपने विचार व्यक्त करने का, आप लोग के साथ साझा करने का एक मौका मिला। और मैं अपने जो विचार हैं उसको आपके एक पीपीटी के माध्यम में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। क्या मेरी पीपीटी आप तक पहुंच पा रही है? मैंने यस मैम। विजिबल है। हाँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा जो आज का विषय है वो बिल्कुल डायरेक्टली आपके वेबिनार के थीम से जुड़ा हुआ है कि सस्टेनेबल टुमारो को ध्यान में रखते हुए हम वर्क प्लेस पे जेंडर सेंसिटाइजेशन की पहल किस तरह कर सकते हैं और क्या क्या मुद्दे हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो मैं अपनी बात आपके साथ एक बहुत पुरानी कहावत के साथ शुरू करती हूँ जो थी, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये 17वीं सेंचुरी का एक प्रोवर्ब है, पर अगर इसे हम 21st सेंचुरी में देखें तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जिल अ डल गर्ल ऑल्सो। तो जिल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए या किसी भी एक लड़की की, किसी भी देश की लड़की की एस्पिरेशंस को, आकांक्षा को ध्यान रखते हुए किस तरह का माहौल होना चाहिए, किस तरह के बैरियर्स वो फेस करती है जिसको कि हमें बदलना होगा लड़कियों द्वारा, महिलाओं द्वारा और समाज द्वारा, जिसमें महिलाओं पुरुष की भागीदारी अपेक्षित है। इसी का मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। और मेरे इस सेशन में हम पहले तो इस बात से शुरू करेंगे कि जेंडर सेंसिटाइजेशन जैसे पहल की जरूरत क्या है हमारी सोसाइटी में, और इसके क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, क्या क्या पहलू हो सकते हैं, और किस तरह से विमेन जो हैं, स्पेशली विमेन, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फेस करती हैं समाज में, और किस तरह के बैरियर्स, अवरोधों का उन्हें सामना करना पड़ता है। मैं अपनी बात पुरुषों के संबंध में भी रखूंगी, पर क्योंकि आज इंटरनेशनल विमेंस डे है और सारा जो हमारा फोकस है वो विमेंस एम्पावरमेंट एंड विमेंस इक्वालिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो पे है, तो बात मैं ज्यादातर महिलाओं की करूंगी, पर वो समय समय पर पुरुषों से भी रिफ्लेक्ट करेगी और उनसे भी संबंधित होगी। तो अब बात आगे स्टार्ट करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक आंकड़े निकाले थे कुछ वर्ष पहले, जिससे ये पता चला कि दुनिया का 2/3 काम जो पेड वर्क है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि उनकी आबादी सिर्फ 50% है। So 50% women are doing 2/3 of the work in the world. But unfortunately, उनकी जो इनकम है वो 10% है, और अगर आप उनका संसाधनों पर पकड़ देखेंगी, जो रिसोर्सेज हैं उस पे उनका ओनिंग ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे, सो ओनली 1% रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय विमेन। सो दिस सिचुएशन brings us to talk about gender sensitization, because why, when women are performing such a work in such a magnitude and percentage, and they represent half of the humanity, that why only 10% of income comes in their share and 1% resources are being owned by women. अब अगर हम अपने देश के कुछ आंकड़ों पर ध्यान दें तो हम ये पाते हैं कि हमारे देश में रीसेंट एक अनुमान के हिसाब से
हर एक 20 आईएएस पर सिर्फ एक महिला कर्मचारी आईएएस है। और अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे, थैंक्स टू 92nd एंड 93rd अमेंडमेंट, महिलाओं की भागीदारी में काफी बढ़ोतरी हुई है, उसके हमें बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। और हम ये देखते हैं कि 46.16% विमेन का रिप्रेजेंटेशन है, और किसी किसी जगह तो इवन 50% रिप्रेजेंटेशन भी हो गया है। पर पार्लियामेंट में 680 सीटों में सिर्फ 103 सीटों पर ही महिलाएं हैं। और अगर हम मिनिस्टर्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि 78 मिनिस्टर्स में से सिर्फ 11 ही महिला मिनिस्टर्स हैं। अब हम इस बात में जरा गौर कर लें कि गर्ल्स को किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। गर्ल्स या बालिकाओं को जन्म से पहले से ही इल ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जिसको हम फीमेल फीटिसाइड कहते हैं या भ्रूण हत्या कहते हैं। और अगर उसका जन्म हो जाता है तो भी एक बच्ची को नेट लायबिलिटी ही समझा जाता है, क्योंकि उसकी शादी के समय डाउरी देनी पड़ती है, दहेज देने की प्रथा है, और वो घर के एसेट्स को कम करती है, उनको लेके चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्रेजेंस और उसकी लेबर, उसका श्रम दोनों ही समाज में और फैमिली में डीवैल्यूड होते हैं। उसकी उतनी वैल्यू नहीं समझी जाती जितनी की उसकी वैल्यू होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि लड़कियों को फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, निग्लेक्ट, खाने में कमी रखना, न्यूट्रिशियस फूड से वंचित करना, मेडिकल केयर ना प्रोवाइड करना, टाइम से ना प्रोवाइड करना, और अगर कोई क्राइसिस आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले स्कूल से लड़कियों को ही निकाला जाता है। ये सब इंडिकेटर्स हैं कि गर्ल्स, बच्चियां हमारे देश में भेदभाव के शिकार हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और पेंडेमिक ने तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया है कि इवन इन 21st सेंचुरी, जब हम लोगों ने इतनी प्रोग्रेस कर दी है, हर एक स्फीयर में हमारे देश तरक्की कर रहा है, पर जब अगर कहीं निग्लेक्ट की बात आई तो वो बच्ची के साथ ज्यादा निग्लेक्ट देखा गया। लड़कियों को स्कूल में दाखिला और उनके द्वारा से स्कूल जाने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो लड़कियों को ही ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो लड़की को ही ये कहा जाता था कि पहले लड़के को क्लास अटेंड करने दो, उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें तुम देख लेना। और बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी बात यह है कि यही इनइक्विटेबल ट्रीटमेंट जो है, ये जो एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है, ये कंटिन्यू करता है उसकी एडल्ट लाइफ में भी। एक महिला की एडल्ट लाइफ में भी ये हम देखते हैं कि वो उस तक भी ट्रांसलेट करता है, और उसी का ये परिणाम होता है कि उसका जो खाना है, जो न्यूट्रिशियस सिक्योरिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसकी डाइट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी में प्रायोरिटी रहती है। और इसके अलावा जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि जो एक महिला से ट्रेडिशनल वर्क एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट इज टू टेक केयर ऑफ द फैमिली फर्स्ट, जो डोमेस्टिक स्फीयर में जो पारिवारिक संस्था के अंदर जो उसका योगदान है उसको ही ज्यादा महत्ता दी जाती है, जिसकी वजह से कि पेड लेबर में, श्रम के क्षेत्र में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, जो पार्टिसिपेशन है, वो बहुत कम हो जाता है। और मैं आगे भी आंकड़ों के साथ आपको ये बात शेयर करूंगी आपके साथ। और इस सब के अगर हम पीछे देखें और इस सब का परिणाम जो है वो ये होता है कि सन इज अ प्रिफर्ड चाइल्ड, और सन प्रेफरेंस की वजह से जो डॉटर्स हैं, जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनका जो है उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनको निग्लेक्ट का सामना करता है। और मैंने कुछ तस्वीरें आपके सामने रखी हैं जो ये दर्शाती हैं कि बालिकाओं की दशा कितनी दयनीय हो सकती है। अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो हम ये देखेंगे कि आज भी जो महिलाओं का श्रम है वो एक हिडन लेबर, वो एक इनविजिबल लेबर,
और वो एक छुपा हुआ श्रम है और उसको जीडीपी में कहीं भी नापा नहीं जाता, उसके कहीं भी आकलन नहीं किया जाता। यहाँ पे अगर मैं एक आपको मिसाल रखूं कि अगर आप एक दूध वाले को देखें तो दूध देने का काम एक पुरुष करता है और उसको एक सेल्फ एम्प्लॉयड का दर्जा दे दिया जाता है। पर उसकी दूध बांटने की प्रक्रिया से पहले जो एक महिला, उसके घर की महिला का जो योगदान है उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं होता कि उस पशु को जिसका वो दूध बेच रहा है उसका खाना किसने तैयार किया, उसका देख दिखाव कौन कर रहा है, वो बर्तन जिन बर्तनों में दूध निकाला जाता है बांटा जाता है उनकी साफ सफाई का काम कौन कर रहा है। इस श्रम जिसको हम इनविजिबल लेबर कहते हैं वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है, उसका कहीं भी आकलन नहीं होता है। और दुर्भाग्यता से ये बात हम कह रही हूं मैं कि सामाजिक स्तर पर एक एम्प्लॉयड वुमेन का जो स्टेटस है वो नापा जाता है, वो आंका जाता है इस बात से कि वो अपनी घर की जिम्मेदारियों को कितनी अच्छी तरह निभा रही है। उसका ये नहीं समझा जाता है कि वो घर का और बाहर का दोनों का काम कर रही है। उसे ये देखा जाता है कि हाँ इसने नौकरी तो कर ली पर ये अपनी घर की जिम्मेदारियों को कितनी निष्ठा के साथ और सिंसियरिटी के साथ और कितने परफेक्शन के साथ निभा रही है। एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, वो महिलाओं के स्टेटस को बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से आंकते हैं कि एक महिला के पास घर की कितनी ज्यादा या कितनी कम जिम्मेदारी है। जिस महिला के पास घर की जिम्मेदारी कम है वही उनके लिए एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय होगी। तो अगर हम इसमें अकादमिक दृष्टि से इसका एनालिसिस करें तो हम ये प्रश्न कह सकते हैं कि वर्क एज एन इंस्टीट्यूशन कार्य को अगर हम एक संस्था के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में देखेंगे तो विमेन की वैल्यू जो है वो कम क्यों है? विमेन आर डिफरेंशियली वैल्यूड। व्हाई? द रीजन इज बिकॉज वर्क इज अ जेंडर्ड इंस्टीट्यूशन। जो हमारा जो श्रम की जो दुनिया है वो एक जेंडर्ड, उसके अंदर जेंडर्ड डूज एंड डोंट्स निहित हैं, वो उसके अंदर रच बच गए हैं। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा ये डिपिक्शन दिखाती हूँ जहां पे कि ये बड़े जोर शोर से बताया गया है कि बहुत अच्छे करियर्स हैं, रियली गुड करियर्स एंड एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। बट अगर आप स्पेस देखेंगे उस जो वर्क स्पेस है that is meant for only men. It doesn't take into consideration the requirements of women, the roles and responsibilities related to a woman in any society. So ऐसी अवस्था में जब श्रम की दुनिया जो कि पुरुषों को लेकर रची और बनाई गई थी, महिलाओं की भागीदारी कितनी मुश्किल है, उसके अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करना, सस्टेन करना और प्रोग्रेस करना एक अपने में एक चैलेंज बना रहता है जिसकी मैं आगे भी बातें करती रहूंगी। अगर हम कुछ जो रियलिटी है उस पर अगर हम ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि सिर्फ 26% जो महिलाएं हैं जो 15 से 59 ईयर्स की एज की हैं जो कि श्रम में भागीदारी कर सकती हैं, उसमें से सिर्फ 26% महिलाएं ही जो लेबर में पार्टिसिपेट करती हैं, जिनका कि अगर हम मेन की कंपैरिजन में देखें वो 52% मेन पार्टिसिपेट करते थे लेबर में एज पर द सेंसस 2011। और अगर हम इसके भीतर जाएं तो ये देखेंगे कि जो शहरी महिलाएं हैं उनकी भागीदारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनसे आधी है। 30% जो श्रम दर है वो हम रूरल एरियाज में देखते हैं एंड ओनली 50
0.44% women in urban areas are participating in labor. और अगर हम इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर या औपचारिक सेक्टर की बात करें, जहां पे कि सोशल प्रोटेक्शन होता है और किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के जो सुविधाएं और फायदे होते हैं, जैसे लीव और ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल असिस्टेंस, अगर हम इस तरह के क्षेत्र की बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 20% है और 80% महिलाएं जो हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, जिसमें कि प्रिडोमिनेंटली एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज हैं रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज में स्ट्रीट वेंडिंग है। और जहां भी महिलाओं को आप कार्यरत देखेंगे तो वो पाएंगे कि वो सर्विस सेक्टर, जहां पे कि आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ऐसे सेक्टर्स में ही, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे हो, चाहे सोशल और पर्सनल लेवल पे हो, उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा देखा गया है। अब अगर मैं आपके साथ एक रीसेंट एस्टिमेट साझा करूं जो कि 2018 में पाया गया, तो ये देखा कि गर्ल्स और विमेन के वर्क पार्टिसिपेशन रेट पहले से भी कम हो गए और अब सिर्फ 23.6% women of working age group are engaged in paid work, whereas fortunately the percentage of employed men has gone up to 78.6%. अगर हम महिलाओं की श्रम में भागीदारी को दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के संदर्भ में देखें तो हम ये पाएंगे कि वहां का औसत, डेवलपिंग कंट्रीज का औसत 35% है और हमारे देश में सिर्फ 23.6% महिलाएं ही श्रम में भागीदारी रखती हैं। अब हम बात ये करते हैं कि अगर हमें जेंडर गैप आर्थिक व्यवस्था में, इकोनॉमिक स्फीयर में देखना है तो हमें किन इंडिकेटर्स या किन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना होगा, ये जांचने के लिए कि जेंडर गैप इन इकोनॉमिक स्फीयर कहां से और कितना उत्पन्न होता है। तो इसे नापने के 3 प्रेस्क्राइब्ड एंड एक्सेप्टेड जो मुद्दे हैं वो है वर्क पार्टिसिपेशन रेट, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि महिलाओं का, स्पेशली इंडियन विमेन का, बहुत ही कम है। दूसरा है वेज गैप, कि दोनों महिला और पुरुष कर्मचारी को एक ही जगह काम करने पर, एक ही स्टेटस का काम करने पर, एक ही पढ़ाई लिखाई करने पर क्या वेज डिफरेंशियल रहता है, वो कितना है, और उनके इकोनॉमिक एडवांसमेंट, दैट इज प्रमोशनल एवेन्यूज फॉर हायर मोबिलिटी in the career. These are the 3 important indicators of finding out gender gap in the economic sphere in any society or in any economy. So let's look at these one by one. Let's look at participation rate. I just shared with you the Indian situation. Now let us look at the situation which I could get from the net and talks about the representation of women at work in US, जो कि एक बहुत ही प्रगतिशील कंट्री कही जाती है। वहां पर भी आप देखेंगे कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी उन्हीं प्रोफेशंस में, उन्हीं ऑक्यूपेशंस में हाई है जो कि विमेन के नर्चरिंग रोल्स के साथ एसोसिएटेड है, चाहे वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हो, डेंटल असिस्टेंट्स, आप यहाँ पे देखिए कि डेंटिस्ट नहीं, डेंटल असिस्टेंट्स की असिस्ट किया जा रहा है डेंटिस्ट को, सोशल वर्कर्स which is again very close to women's work of counseling and taking care of emotional needs of others, especially in the family and in the community, physical therapist, pharmacist. And as you come towards the prestigious occupations or professions, you'll find that women's representation gets lesser and lesser, and
in some of the occupations or professions, it is very, very low. It is still considered as men's work, जिसमें से कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, अभी भी हमें महिलाएं नहीं दिखती हैं। और जब यूएस में 1% है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में तो हमने कभी सुना ही नहीं होगा कि आपके घर में इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर कोई महिला आए काम करने के लिए। अब मैं एक नजर मैनेजमेंट जो है उसके लेवल पे जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इधर भी आप ये देखेंगे कि जो सो कॉल्ड नेचर एंड नर्चरिंग का सवाल जहां आता है, वैसे प्रोफेशंस में महिलाओं की भागीदारी आप ज्यादा देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज जहां पे होते हैं वहां पे महिलाओं को ज्यादा रखा था कि ये बहुत अच्छा नेगोशिएट कर लेती हैं, क्योंकि इनका नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, नेचुरल स्वभाव होता है कि मीडिएटर एंड उसको सिचुएशन को संभाल लेना। और सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस मैनेजर्स, एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी है, फूड सर्विस मैनेजर्स में भी आप देख सकते हैं कि काफी हाई है। उसके अलावा जैसे जैसे स्किल्ड बेस्ड होते रहते हैं वैसे वैसे रिप्रेजेंटेशन कम होता रहता है, और कई जगह जैसे कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हैं, इवन यूएस में देयर आर हार्डली एनी वुमेन। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी के कुछ रिजल्ट्स शेयर करने वाली हूँ। अब जब महिलाओं से पूछा गया अक्रॉस द वर्ल्ड कि आपको क्या पेड जॉब्स में या सैलरी जॉब में जिसका कि हमें वेतन मिलता है ऐसे, या श्रम में भागीदारी करने में आपकी क्या राय है, तो 70% महिलाओं ने बोला कि दे वुड प्रेफर पेड जॉब्स, एंड 66 men who were surveyed, they said that they would prefer women in their families to have paid jobs. बट जब इसी ट्रेंड को इंडिया में देखा गया तो एक बहुत ही निराशाजनक पिक्चर हमारे सामने आई। वो ये कि सिर्फ 52%, सिर्फ 52% महिलाएं का ये मत है कि उन्हें जो है वो पेड जॉब्स में होना चाहिए या उन्हें घर से बाहर निकल के कार्यरत रहना चाहिए, जबकि महिलाओं की इस सोच के बावजूद भी पुरुष लोग जो हैं वो ज्यादा प्रोग्रेसिव देखे गए यहाँ पे कि 65% पुरुषों ने ये कहा कि वो प्रेफर करेंगे कि उनके घर की महिलाएं जो हैं वो श्रम में भागीदार हो, वो पार्टिसिपेट करें। अगर जब ये सवाल पूछा गया कि क्या किसी वाइफ को अपने करियर को फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए, तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट पिक्चर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूं कि ग्रीन कलर में almost 31% they strongly agreed a wife should give up her career, and almost 50% men agreed to this. It was only 8% who disagreed, and 8% said that they are neutral, and only 2.89% respondents said that they strongly disagree with this. तो आप ये देख सकते हैं कि अभी भी समाज के अंदर ये कितना प्रचलित है कि अगर किसी को अपना करियर का सेक्रीफाइस करनी है, so it has to be the woman, the wife in the family, and the reason is because men are considered as primary wage earners, whereas the status of wife or a woman is that of a secondary wage earner. अब हम बात करेंगे कुछ बैरियर्स की, कुछ अवरोधों की, कि कैसे विमेन जो हैं वो कभी कभार खुद अपने आप और कभी कभार सामाजिक प्रेशर के कारण जो है वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं, वो पेड लेबर में अपना योगदान नहीं दे पाती हैं। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि जो एक महिला है उसका जो प्राइमरी रोल है वो एक फैमिली की देखरेख माना जाता है, और आज भी अगर कोई हाउस हस्बैंड हो जाता है या बन जाता है तो उसकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में नहीं है। और
इसके साथ और भी कई एक्सपेक्टेशंस है विमेन के साथ, कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ रूढ़िवादिता है, कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं कि अगर महिला और पुरुष दोनों कार्यरत हैं और किसी वजह से महिला का ट्रांसफर हो जाता है या पुरुष का ट्रांसफर हो जाता है, तो महिला को अकेले रह के काम नहीं करना चाहिए या उसको अपने प्रमोशंस को फोरगो कर देना चाहिए। अभी भी बहुत सारे हमारे देश के ऐसे शहर हैं जहाँ पे कि विमेन को अकेले ट्रेवल करने की इजाजत नहीं है, ये नॉर्म नहीं है। और लड़कियों के लिए अकेले रहना भी एक अनएक्सेप्टेबल वर्किंग कंडीशन माना जाता है। महिलाओं से अपेक्षित है कि वो घर जो है वो टाइम से आ जाएं अगर वो काम कर रही हैं, और अगर किसी वजह से लेट होती रहती हैं तो उनसे कहते हैं कि नौकरी छोड़ दीजिए आप, या आपका लेट आने का रोज का काम हो गया है। बहुत जगह ये देखा गया है कि महिलाओं का अपनी अर्निंग्स पे, अपनी सैलरी पे कोई कंट्रोल नहीं होता और उनके नाम में एसेट्स और रिसोर्सेज भी बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहे या सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर हम देखें कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बैरियर्स या जो संस्था में, जो ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह के अवरोध जो है एक महिला कर्मी को फेस करने पड़ते हैं, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दा जो है वो महिलाओं के वर्क को जो इवेल्युएशन है, जो उसका जो उसकी जो जहाँ उसकी जो अहमियत है उसे वो हमेशा ही कम नापा जाता है कि क्या है ये, मतलब जो काम बहुत ही मोनोटोनस है, जो काम बहुत ही जिसमें कि कोई ज्यादा दिमाग लेने की नहीं है, जिसमें जिसमें कि एक रूटीन काम है, ऐसा ही महिलाओं को ज्यादातर काम दे दिए जाते हैं कि भाई ये महिलाएं बहुत अच्छी तरह कर लेंगी। और बहुत अभी भी हमारे देश में भी जो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज हैं वर्क प्लेसेस पे वो बहुत कम है, और अनसेफ ट्रांसपोर्ट भी एक रीजन देखा गया है जिसकी वजह से महिलाओं को अपना जो है जॉब छोड़ना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, या उसमें उनकी भागीदारी जो है वो हमेशा एक मार्जिनल रहती है और उनको हमेशा डर बना रहता है कि हम कैसे इसको करें। स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर्स में हम ये देखते हैं कि क्लीन टॉयलेट्स, इनफैक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स नहीं होते। अगर आप अभी किसी भी एक इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन में जाकर देखेंगे EPZs, तो वहां पे फैक्ट्रीज बन गई हैं, काम चल रहा है, बट देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट्स फॉर वुमेन, एंड this also leads to a lot of retrenchment, or there is a lot of going and coming of women employees, क्योंकि टॉयलेट ना होना भी एक बहुत बड़ा अवरोध है इनफॉर्मल सेक्टर में विमेन को बांध के रखने में। फिर थैंक्स टू पेंडेमिक की फ्लेक्सिबल टाइमिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाएं मिल गई हैं, वरना ये तो बहुत दिनों से बात हो रही थी कि अगर फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स कर दिए जाएं और वर्क फ्रॉम होम या टेली वर्क जैसी सुविधाएं मिल जाएं तो सबसे ज्यादा इससे जो है वो महिला कर्मी ही लाभान्वित होगी। और इसका एक दुष्प्रभाव भी है, वो ये है कि विच इज बोथ फॉर मेन एंड विमेन, बट इट अफेक्ट्स women more, that there is no time for work. All the day and 24/7 they are available to take care of the responsibilities related to their work. But अगर ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स और वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधा मिल जाती है तो उन महिला कर्मियों के लिए जिनके पास केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीज ऑफ वर्क बर्डन एंड अकाउंटेबिलिटी काम करना फिर भी सहज हो जाता है। मैंने अभी आपसे बात करी थी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन वर्क एलोकेशन, ये भी बहुत एक बड़े ही हिडन वे में जो वर्क कल्चर में के साथ जुड़ा रहता है कि जैसे ही कोई फूड कमेटी बनती है तो वो उसकी जो अध्यक्षता है या वो काम जो है वो विमेन एम्प्लॉयज के साथ आ जाता है कि अगर किसी का फेयरवेल करना है या वेलकम पार्टी करनी है तो भाई जो लेडीज हैं डिपार्टमेंट की उनको ही काम सौंप दिया जाता है। फिर ये भी देखा गया है
कि विमेन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की सुविधा भी थोड़ी कम एक्सेसिबल है, बिकॉज उनके साथ उनकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी रहती हैं, क्या रहता है, तो ये बोलता है कि नहीं नहीं, ये इनके लिए ट्रेनिंग भेजना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा ये भी डर लगा रहता है एम्प्लॉयर्स को कि कब ये जो महिला है वो काम करना बंद कर दे अपनी फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। और कुछ जैसा मैंने बताया कि जो वर्क का जो दुनिया है, जो श्रम का जो दुनिया है, वहां पे विमेन के लिए जो स्पेस है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है और बहुत ही मारामारी के साथ जो हम लोगों ने अपना स्पेस बनाई है वो उसके साथ है। तो इसलिए जब प्रमोशंस का नाम भी आता है तो भी मेन को प्रेफर किया था, बिकॉज it is supposedly thought that they are going to be with the work in the workforce for a longer time, and they'll be more useful as an employee for the organization. Sexual harassment भी एक ऐसा मुद्दा है जो कि महिलाओं के लिए अवरोधक है, और इससे पहले तो और भी ज्यादा था जब कानून आया उससे पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस जो है, जो गाइडलाइंस है इसकी और जो इसके रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में अवेयरनेस ना तो महिलाओं को है और ना ही पुरुषों को है, जिसकी वजह से ये एक अहम मुद्दा बना हुआ है महिलाओं की श्रम में भागीदारी होने की वजह से। अब हम एक नजर डालेंगे मैस्कुलिनिटी एट वर्क, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि महिलाओं के लिए काम करना मुश्किल है, तो अगर हम पुरुषों के लिए काम करना देखें और इसको पुरुष तत्व से जोड़ें, मैस्कुलिनिटी से जोड़ें, तो हम ये देखेंगे कि पुरुषों के लिए भी वर्क की जो उसमें दुनिया में, या जो वर्क इन द वर्ल्ड ऑफ paid labor, the situation is very, very daunting and demanding on men also. We have discussed in detail that women's work is devalued, made in millions. But if we look at what does work mean for men, they have umpteen unspoken expectations. And from the time a boy is educated, there are related and attached expectations at every level, that you have to excel in your education, then you have to get a good job, and that not only define his or her identity, but also the status of the family. और अगर कोई पुरुष इससे कुछ भी हटता है या कुछ भी डेविएशन की कोशिश भी करता है, तो वो उसको माना जाता है कि ये तो इट्स अ पर्सनल फेलियर, ये नहीं उस प्रेशर को ले पाया, कैसा मर्द है, और ये उसका अपना पर्सनल फेलियर नहीं है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ फेलियर ऑफ मैस्कुलिनिटी। और किसी भी समाज में जितना बड़ा पे पैकेट एक व्यक्ति का होगा, उतना ही बड़ा वो आदमी बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी उसके बड़े स्टेटस और बड़े पे पैकेज से माना जाता है, और किसी वजह से अगर उनका एम्प्लॉयमेंट चली जाए, उनका जॉब चला जाए, तो उसकी टोटल लॉस ऑफ आइडेंटिटी समझा जाता है कि व्हाट इज ही गुड फॉर, इसका क्या अस्तित्व है, व्हाट इज ही गुड फॉर द फैमिली एज वेल एज द सोसाइटी। सो इफ patriarchy is unjust for women, it is demanding for men also, क्योंकि इस जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को कंस्ट्रक्ट करने वाली जो संस्था है, वो पेट्रियार्की है, पितृसत्ता। वो दोनों के लिए ही भारी है, चाहे वो एक महिला हो और चाहे वो एक पुरुष हो। अब मैं आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ना चाहूंगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज मैं नहीं सुन पाऊंगी, बट फिर भी मुझे लगा कि मैं, क्योंकि एक एकेडमिक वर्ड चाहती हूँ, एज एन एकेडमिशियन आई मस्ट लीव समथिंग and some food for thought for all of you. So can you all, even if you are a man or a woman or representing third gender, can you recall opportunity that you had to give up because of gender related barriers that you faced? And on the other hand, I would also like you to recall any challenge
that you came across and overcome it, and what strategy and how did you overcome that barrier. So with this reflection, you will be able to relate to the gender stereotypes, gender roles, and gender expectations that a society holds for both women and men. Now, towards the end of my like to draw your attention to a very, very important legislative measures which has been enacted in the form of law, which is the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. This will be this is in fact a very, very important milestone, कदम जिसे हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से महिलाओं की भागीदारी जो बहुत सीमित थी श्रम की दुनिया में, उसके लिए एक जेंडर जस्ट और एक प्रोग्रेसिव वर्क कल्चर बनने की एक जरिया हो गया है। बिकॉज हम सब ये जानते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई एक नई बात नहीं है और ये बहुत समय से होता रहा है, बहुत समय से नजरअंदाज होता रहा है। और उसके बाद जब विशाखा गाइडलाइंस आई हमारे देश में 1997 में, तो इस पे चर्चा होने लगी, बात होने लगी, पर ये मैंडेटरी नहीं था एम्प्लॉयज के लिए। पर जब से ये एक लेजिस्लेशन बन गया है, ये लेजिस्लेटिव मेजर बन गया है, एक्ट बन गया है, इसने महिला कर्मचारियों को एक बहुत ही सुकून सुकून मिला है इससे। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि जहां महिला कर्मचारियों को सुकून मिला है, वहां पे पुरुष कर्मचारियों के लिए भी ये एक आई ओपनिंग लेजिस्लेटिव मेजर है। बिकॉज जैसा आप ये देख सकते हैं, इसका है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। तो कई दफे ऐसा देखा जाता है कि पुरुष जो हैं वो इसके शिकार इग्नोरेंस में या ना समझते हुए बन जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात की समझ ही नहीं होती कि जो उनका जो बिहेवियर है, जो उनका एक्ट है, दैट विल फॉल अंडर द पर्व्यू ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट टाइम्स। I say at times only, but most of the time it is intentional, and it not only affects the emotional or mental or psychological well-being. It may even hurt a woman in more than these subtle ways. The act defines sexual harassment at workplace, and the objective is to create a mechanism for prevention and redressal of complaints. तो प्रिवेंशन करना भी, जिससे ना हो, अगर हो जाए तो उसका रिड्रेसल, ये तीनों एस्पेक्ट पे इस एक्ट के तहत हमारे पास प्रोविजंस हैं। इसके अंदर एक सेफगार्ड भी लगाए गए हैं, जैसे कि अगर कोई कंप्लेंट फॉल्स होगी या मैलिशियस चार्जेस होंगे तो उसका भी रिपरकशंस होंगे कंप्लेनेंट पे। और सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत मेहनत के बाद ये लेजिस्लेशन बनाया गया है, और इसमें जहां जहां और महिलाओं की भागीदारी है श्रम में, वैसे सभी ऑर्गेनाइजेशंस और वैसे सभी ऑफिसेज और वैसे सभी कार्यस्थलों को जोड़ा गया है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, ऑफिस हो, ब्रांच हो, यूनिट हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स, स्टेडियम्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, और जहाँ पे भी महिलाएं जो हैं अपने काम के सिलसिले में जाती हैं, या और ट्रांसपोर्टेशन में, कि अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, उसके दौरान भी आपके साथ कोई इस तरह की वारदात होती है, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के तहत में आएगी।
इसके अंदर नॉन ट्रेडिशनल वर्क स्पेसेस, जैसे अगर टेलीकम्यूटिंग है वो भी जोड़ा गया है। जैसे आजकल पेंडेमिक में रहते साइबर बुलिंग जो है वो एक बहुत कॉमन तरीका देखा गया है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। तो ये सब जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट इस लेजिस्लेटिव प्रोविजन के अंदर इस पे कार्यवाही की जा सकती है। और ये एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयज को एजुकेट करें, सेंसिटाइज करें थ्रू देयर प्रोग्राम्स एंड डेवलप पॉलिसीज अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। With this, I conclude my today's talk on promoting gender sensitization at workplace. I hope you will be able to take some learning points or some interesting aspects of working towards a sustainable tomorrow as अपनी भागीदारी के साथ, अपने पार्टिसिपेशन के साथ सभी लोग जो हैं वो इस मुद्दे के साथ जुड़ सकते हैं। मैं एक दफे फिर आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नीलिमा श्रीवास्तव जी। आपने बहुत विस्तार से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, महिलाओं के संदर्भ में जो व्यावहारिक स्थितियां हैं, आंकड़ों पर आधारित जिस तरह का आपने पूरा अपना वक्तव्य दिया, मुझे लगता है कि जो हमारे नीति निर्माता हैं, इन विषयों पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए एक तरह से ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर बहुत गंभीरता से उन्हें विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। उनके वैधानिक पक्षों से लेकर के किस तरह से महिलाओं की साधनों तक पहुंच नहीं है, कितनी कम प्रतिशत महिलाएं, हम जब मीडिया के संदर्भ में बात करते हैं तो कई बार ये बात उठाते हैं कि संख्यात्मक स्तर तो भले ही कुछ बढ़ने लगा हो, लेकिन निर्णयात्मक शक्ति, निर्णय लेने की जो पोजीशंस हैं, वहां तक कितनी महिलाएं पहुंच पाई हैं और कितना वो उस परिवेश को बदल पाने में अपने आप को सक्षम या समर्थ पाती है। असंगठित क्षेत्रों की ओर आपने संकेत किया, वो तो बहुत सामाजिक बाधाओं, पारिवारिक संदर्भ में जो बाधाएं हैं उनकी आपने बातचीत की। बहुत ही व्यापक संदर्भों को आपने अपने संक्षिप्त समय में एक सारगर्भित तरीके से कहने का प्रयास किया है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लगातार चैट के माध्यम से अपने आप को भी अभिव्यक्त कर रहे हैं, लगातार इसमें रुचि रहे हैं। विशेषकर डॉक्टर अर्चना भारती जो स्वयं मीडिया सेक्शन से जुड़ी हैं, और रवि सिंह जी, दोनों लगातार अपनी टिप्पणियों से इस चर्चा को और सारगर्भित बनाने की दिशा में है। और कुछ मित्रों ने हैंड रेज किए हैं, मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, समय आएगा। हम चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये द्विपक्षीय हो, केवल जो हमारे विशेषज्ञ वो अपनी बात कहें यही पर्याप्त नहीं है। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, संयोग से मीडिया शिक्षक हैं, पत्रकार हैं, शिक्षाविद हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत लंबी सूची है, जम्मू से, कलकत्ता से, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं, डॉक्टर प्रोफेसर राकेश गोस्वामी है, संजीत खजूरिया जी है, जो बहुत लंबे समय तक दूरदर्शन से जुड़े रहे, कलकत्ता से अदमास यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत सारे मित्र हैं, डॉक्टर सत्यक हैं और जिनको मैं पहचानता हूँ, और इग्नू के जो डिफरेंट सेंटर्स हैं वहाँ के अधिकारी हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं। मैं देख रहा हूँ कोटा जेल का भी इसमें मुझे एक मिला था विंडो जिसमें वो लिखा हुआ था, तो आपके वाइस चांसलर ऑफिस से भी शायद लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ लिखा हुआ रहा था। तो कहने का मतलब है कि मल्टी डायमेंशनल क्षेत्रों के जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, मित्र जुड़े हुए हैं, वो कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर मोनिका शर्मा अपनी बात कहें, उसके बाद ये सत्र चर्चा के लिए खुला रहेगा और आप अपनी टिप्पणियां और विशेषज्ञों से आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को दूर करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। किसी भी शिक्षक के लिए एक ये गर्व की बात होती है कि वो अपने विद्यार्थियों के साथ मंच शेयर करे। मैंने शुरू में कहा कि इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में डॉक्टर ममता भाटिया, वो भी हमारे विभाग की विद्यार्थी रही, और डॉक्टर मोनिका शर्मा जो भोपाल से उन्होंने अपनी फॉर्मल डिग्री ली, अर्थशास्त्र में एमए किया, पत्रकारिता में मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की, और पीएचडी करने के लिए जब ये हमारे डिपार्टमेंट में आई
तब मैंने इनकी जो एक अकादमिक क्षमता और सामर्थ्य था उसको पहचाना। पत्र पत्रिकाओं के सामाजिक विज्ञापनों पर आपने अपना पीएचडी का शोध कार्य संपन्न किया। उसके बाद कुछ समय इनको विदेश में रहने का मौका मिला। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मोनिका के संदर्भ में मैं अक्सर जब भी इस तरह के अवसर मिलते हैं जो कहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने अपने आसपास के परिवेश को देखा है, जो छटपटाहट एक युवा महिला के मन में होती है उसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश की है। और जब जब भी मेरी इनसे बात होती रही तो उन्होंने एक ही बात कही कि जब तक मैं अभिव्यक्त न करूं तब तक मुझे एक बेचैनी रहती है। और पिछला करीब एक दशक नियमित रूप से लिख रही हैं। देश का संभवतः हिंदी का कोई ऐसा अखबार नहीं है, मुझे देश भर में यात्राएं करने का कई बार अवसर मिला और वहां के जब स्थानीय पत्रों को देखता हूं, चाहे मैं छत्तीसगढ़ में जब मैं गया वहां रायपुर हरिभूमि के अंक देखे, वहां उनका आलेख जनसत्ता में, अमर उजाला में, हिंदुस्तान में, राजस्थान पत्रिका में, भास्कर में, और अब तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से न जाने कितने अखबारों का एक्सेस हो गया है उनके डिजिटल एडिशंस के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से तो जानकारी मिलती रही है। महिला मुद्दों को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने लेखन के क्षेत्र में पिछले वर्षों में पहचान बनाई है, बहुत ही संवेदनशील ढंग से वो सारा विश्लेषण उन्होंने किया है। और दो आपके संग्रह प्रकाशित हुए हैं। एक आपका कविता संग्रह है देहरी के अक्षांश पर, जिसमें गृहिणियों की भावभूमि और संघर्षशील स्थितियों का उन्होंने एक तरह से, या मैं कहूँ कि जीवंत दस्तावेज है तो शायद गलत नहीं होगा। और अभी कुछ ही सप्ताह पूर्व आपका एक और संकलन प्रकाशित हुआ है, दरवाजा खोलो बाबा, पुरुष और पिता उसकी भावभूमि पर आधारित है। देश के कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इस संग्रह की समीक्षा भी छपी है और समीक्षकों ने भी इस संग्रह का स्वागत किया है और साहित्यिक विधा के रूप में इसको स्वीकार किया है। किस तरह से एक बिटिया को सशक्त बनाने में, जीवन संग्राम में उसकी उस संघर्ष चेतना को जगाने में उसकी भूमिका हो सकती है, उस पर भी इन्होंने बहुत ही संवेदनशील और भावुकतापूर्ण टिप्पणियां और आलेख लिखे हैं। एक तरह से मैं यूं कहूं कि सामाजिक और पारिवारिक विषयों पर केंद्रित आपकी रचनाएं देश के पत्र पत्रिकाओं में, जयपुर प्रवास के दौरान ये समाचार वाचिका भी रही और जो हमारे यहाँ के स्थानीय चैनल्स हैं उसमें इन्होंने न्यूज रीडिंग का काम भी किया है। फीचर और संपादकीय पृष्ठों पर बराबर प्रकाशित हो रही हैं। डॉक्टर मोनिका शर्मा से मैं अनुरोध करूंगा तो इस अवसर पर जो कुछ अपने अनुभव अपनी इस पूरी यात्रा में आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में महसूस हुए हैं, शेयर करें। डॉक्टर मोनिका शर्मा। नमस्कार मोनिका जी, वेलकम। आप थोड़ा सा अपना फोन टिल्ट कीजिए ना, आपका वर्टिकल आ रहा है। अच्छा, हाँ, अभी ठीक है? नाउ इट्स फाइन, यस। ओके, एक मिनट। अभी ठीक दिख रहा है मैम? फाइन, नमस्कार आप सभी को। और सर ने तो शायद ज्यादा ही कुछ कहा, पर हाँ मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं आज इस चर्चा में भागीदारी कर रही हूँ। तो कम्युनिकेशन टुडे और इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर के कोलैबोरेशन में जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये एक वेबिनार आयोजित हो रहा है, इसमें भागीदारी करने वाले सभी सम्माननीय सदस्यों को मैं नमस्कार करती हूँ। और प्रोफेसर नीलिमा श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ममता भाटिया जी, और ये विविध विषयों पर जैसे काफी समय से मैं ये देख रही हूँ कि ये तो 40वीं कड़ी है, काफी टाइम से ये वेबिनार आयोजित हो रहे हैं। तो इन अलग-अलग विषयों को लेकर जो सार्थक चर्चा हो रही है, इस श्रृंखला के समन्वयक प्रोफेसर संजीव भानवत जी और सर तो बाकी आप सबका सादर अभिवादन है। और आज जैसा कि हमारे इस विषय है हमारे आज की चर्चा का, वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम भी है, जो वैश्विक स्तर पर जिसके बारे में बात हो रही है और हर जगह जिसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो।
तो मुझे लगता है कि ये बात तो कहीं ज्यादा सोचने विचारने की है ही नहीं कि अगर हम नींव मजबूत नहीं करेंगे तो हम उस पे कोई मजबूत इमारत खड़ी नहीं कर सकते। क्योंकि आज के दिन जो भी बदलाव हम लोग देख रहे हैं वो बीते कल की कोशिशों का नतीजा है। जैसे हमारे घरों में एक जागरूकता आई कि बेटियों को पढ़ाया जाए या उन्हें आजादी दी जाए, उन्हें बाहर निकलने का मौका मिले, उन्हें काम करने का मौका मिले। तो अभी जो मैम नीलिमा मैम अपने उद्बोधन में बता रही थी, जिस तरह से उन्होंने आंकड़ों में बताया कि आज भी महिलाएं पीछे हैं, लेकिन जहां तक आई हैं वो बुनियाद बनाने का काम हमारे बीते कल में हुआ है। इसलिए जेंडर इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो आज हमें जो काम करना है उस पर आने वाले कल की स्थिति निर्भर करेगी। इसलिए ये विषय बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ इस एक 2022 एक साल के लिए नहीं या इस एक खास समय के लिए नहीं है। ये एक भावी रूप से पूरी एक रूपरेखा तैयार करता है कि हम किस तरह से और किन चीजों को लेकर हम आज बदलाव कर सकते हैं। और बेसिकली हम अगर अपने आसपास देखते हैं तो जैसे जनरली महिलाओं की जो महिलाओं के जीवन से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितने भी सुखद पक्ष हैं, जितने भी दुखद पक्ष हैं, वो सिर्फ आंकड़ों वाले नहीं है। आंकड़ों के साथ में उनमें बहुत ज्यादा भावनात्मक पक्ष है एक्चुअली, जो जो हम एक संवेदना के धरातल पर उस पर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम देखें तो सम्मान और समानता, ये दोनों चीजें जिस समतामूलक विचार के आधार पर हमारे आसपास हमें दिख सकती हैं, वो हमारी सोच पर ही निर्भर है। और सोच जो है वो बहुत हद तक हमारे अपनी अनुभूतियों, एहसासों, हमारी संवेदनाओं पर निर्भर करती है कि हम, ये मानवीय पक्ष है। अगर हम किसी भी इंसान का, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अगर उसकी परिस्थिति को समझ सकते हैं, उसकी परेशानियों को समझ सकते हैं, उसके हालात को समझ सकते हैं, तो हम उसके प्रति संवेदनशील होंगे। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन हम उसको उसका समान दर्जा भी देंगे और उसके प्रति सम्मानजनक भाव भी रखेंगे। तो सोच में बदलाव, मुझे लगता है आज के दिन सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो सोच में बदलाव की है। और जैसा कि सर ने कहा भी है, मैं नियमित जिस तरह के विषयों पर बात करती रही हूँ, उसमें मैं मुख्य रूप से आज पारिवारिक सामाजिक विषय को लेकर इस पर बात करूँगी कि हमारे अ, घरों के अंदर से इसकी शुरुआत हो। क्योंकि अगर हम लोग बदलाव के बहुत सारे जो पहलू हैं ना, वो बहुत आम से हैं। और उनको लेकर अगर हम बात करें तो नीति निर्माण हो, योजनाएँ बनाने, महिलाओं के लिए योजनाएँ बनाने की बात हो, या कोई नीतिगत निर्णय हो, या फिर अपराध हो, या उनके साथ होने वाला असंवेदनशील व्यवहार हो, अगर हम उसमें कानूनी सख्ती तक जाते हैं, तो उससे पहले, ऐसी कोई भी परिस्थिति खड़ी होने से पहले का जो पड़ाव है, वो हमारा सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं, वो है। कि अगर हम, चाहे वो पुरुष हैं या महिलाएं हैं, उनको इतना संवेदनशील बनाते हैं, उनके विचारों में इतनी समझ लाते हैं, तो यकीनन आगे तक इतनी परेशानियों को जो आज हम देख रहे हैं, वहां तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे। या उस तरह जैसे अम, अगर हम ध्यान दें तो बीते कुछ सालों में जो दुर्व्यवहार की घटनाएं हैं, वो सिर्फ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं नहीं है, वो हद से ज्यादा निर्मम अ, अपराध हैं। मतलब उनमें निर्ममता और बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें, अगर संवेदनशील सोच होगी तो अपराध के आंकड़े ही घटेंगे, जबकि हो ये रहा है कि वो अपराध और निर्मम होते जा रहे हैं और उनके साथ में एक कुत्सित मानसिकता जुड़ रही है। तो मुझे ये लगता है कि इन बहुत सारी चीज़ों का जो हल है, वो हमारे अपने घर परिवार में है। अब यहाँ पर जब हम आज के बदलाव को लेकर कल की बेहतरी की बात करते हैं, तो हमारा बहुत गहराई से सोचना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि औरतों की ज़िंदगी में जो बदलाव होते हैं, वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। वो बहुत उन उसका एक पहलू नहीं है, क्योंकि वो खान-पान से लेकर उनकी पढ़ाई तक, वो बचपन में भेदभाव की स्थितियाँ हैं। अगर सोच गलत है हमारी, अगर विभेदकारी सोच मौजूद है परिवार में, समाज में, तो उसके बाद में अगर किसी तरह से पारिवारिक माहौल खुद का ठीक है, तो बाहर जाकर नौकरी करने की परेशानी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की परेशानी, ये चीज़ जुड़ जाती है, जो कि पूरे परिवेश पर निर्भर है। फिर अगर वहाँ तक कुछ ठीक है और आपने उच्च शिक्षा भी ले ली, जैसे आप सब देख ही रहे होंगे, बीते कुछ सालों में उच्च शिक्षा के आंकड़े बहुत बढ़े हैं।
काफी आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन फिर वही होता है कि आप वैवाहिक जीवन में जाते ही बहुत सी महिलाएं वो अपनी शैक्षणिक डिग्रियों को कहीं पेटी में रख देती हैं कि वो उनको वो मौके या वो अवसर नहीं मिल पाते, क्योंकि अगला घर है, फिर उस घर का क्या माहौल है, वहाँ के लोगों की क्या सोच है। तो कहने का मतलब ये है कि वो औरतों का जो उनसे जुड़े जितने भी बदलाव हैं, उनकी अपनी एक बहुत-बहुत लंबी प्रक्रिया है और उसी के लिए हमें आज जब हम तैयारी करते हैं, तो वो हमारे बेहतर भविष्य की जो है वो बुनियाद बन सकता है और हम उसको लेकर आने वाली चीज़ों में काम कर सकते हैं। अब ये वाली लड़ाई उनकी सिर्फ व्यक्तिगत मोर्चे पर नहीं है, ये सामाजिक मोर्चे पर भी है, सामुदायिक मोर्चे पर है, क्योंकि उनको जो सीखना है, जो काम करना है, पुरुषों की तरह ही आज के ज़माने में उनको भी बाहर जाना है, उनको भी काम करना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो वैसी सारी-सारी परेशानियों में मुझे लगता है कि वैचारिक जो पक्ष है हम लोगों का, वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव डालता है और इसको इस बदलाव को लाने में या इस बदलाव को ठहराव देने में दोनों में एक अहम भूमिका निभाता है। मतलब अगर हम लोग कुल मिलाकर देखें तो मुझे लगता है अगर ये लैंगिक समानता की बात को सही तरीके से, सहज ढंग से आगे ले जाया जाए, तो ये एक सुनहरे सपने जो है ना बेटियों के, उनको हकीकत बनाने का एक बहुत अहम पहलू है कि अगर ऐसे कुछ बदलाव हों जो आगे जाकर वो इस चीज़ को लेकर कर सकें। इस मामले में इससे जुड़े मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लेकर मैं बात करना चाहूँगी कि कैसे जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो वाले विषय को लेकर हम उसमें आगे जा सकते हैं। एक है कि एक एक नई सोच की नींव पड़ेगी इससे। आज अगर हम बदलाव की बात सोचते हैं तो इससे हम एक नई सोच की नींव रखते हैं कि सोच की जो दिशा है वो किसी भी घर में, परिवार में वो एक पूरे के पूरे सामाजिक परिवर्तन का माहौल तैयार करती है। जब एक घर में, एक परिवार में जिस तरह से भी बच्चियों के साथ व्यवहार होता है और तो वो जैसा देखती हैं, वो जिस तरह से बाहर जाती हैं, जैसे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक शायद निर्णय था कि उन्होंने ये कहा कि अगर बहू के साथ में किसी तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसमें तो उनकी सास भी दोषी है, क्योंकि एक महिला के होते हुए उसके साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो ये मतलब एक नई सोच की बात है, जो उनके कार्यस्थल पर लेकर सड़क पर, बाज़ार में, घर में, दफ्तर में, हर जगह पर इस चीज़ को अगर हम सार्थक ढंग से सोचें, उनके लिए दोयम दर्जे की बात नहीं रखें, उनके लिए एक राय ना बनाएँ, तो वो बहुत-बहुत हद तक हम लोगों को इस बात को लेकर जो है वो महिलाओं को मदद मिल सकती है। दूसरा पॉइंट एक ये है कि जैसे अब अगर आज भी हम देखें और इसमें सिर्फ़ एक भारतीय समाज की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है, कि पूर्वाग्रह बहुत हैं। एक बनी-बनाई सोच जो है ना वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती है कि आप जिस तरीके से उनके साथ में जैसे ये और यही लैंगिक समानता जो है या जेंडर सेंसिटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये उसमें सबसे बड़ी बाधा है। पहले से ही बंधी-बंधाई सोच है, लड़की है तो ऐसी ही होगी। जैसे अभी नीलिमा मैम ने जब अपना पूरा उद्बोधन दिया तो उसमें उन्होंने कितने कितने विस्तार से इस बात को समझाया कि कार्यस्थल से लेकर घर तक ये काम है तो ये महिला ही कर लेगी और उन्होंने तो ये भी बात की कि ये सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, बाहर भी ऐसा ही है। आमतौर पर सेवा क्षेत्र में जैसे हम महिलाओं को ज़्यादा देखते हैं, दूसरी तरह के कामों में उनकी भागीदारी को थोड़ा-सा उसमें एक हिचक रहती है कि उनको ये काम दिया जाए, नहीं दिया जाए या वो कितना उस काम को कर पाएँगी। हालाँकि इसमें एक ये बात दुखद है कि उन्होंने कदम-कदम पर अपने आप को साबित किया है। वो हर क्षेत्र में उन्होंने उपलब्धियाँ दर्ज करवाई हैं, खेल है, स्पेस है। आप किसी भी फ़ील्ड को उठाकर देखिए, महिलाओं की हिस्से में बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ हैं और उनकी उपलब्धियाँ बहुत सारी चीज़ों से जूझकर उनको मिली हैं। वो बहुत सारी चीज़ों से लड़कर आगे बढ़ी हैं। उसके बावजूद भी अभी भी वो जो हिचक दिखती है, उसका कारण जो है वो एक पूर्वाग्रह है। वो जो उनको एक 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 नियत परिधि में समेटकर जो हम बात करते हैं ना कि ये इतने ही हैं या वो हैं। जैसे एक यूएन की जो एक रिपोर्ट है वो कहती है कि दुनिया भर में अभी भी लगभग 90% महिलाएँ और पुरुष महिलाओं के प्रति किसी न किसी तरह का पूर्वाग्रह रखते हैं। अब इसमें हैरानी की बात ये है कि पूर्वाग्रह रखने वालों में पुरुष ही नहीं, महिलाएँ भी हैं। महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह रखने वालों में स्वयं महिलाएँ भी हैं। यही वजह है कि ये सारी चीज़ कहीं न कहीं सिमट कर हम लोगों के घर परिवार तक आती है, कि एक बेटी को समझने के लिए अगर माँ की सोच विस्तृत होगी, खुली होगी,
तो यकीनन उसी घर में आने वाली बहू को वो उतने ही सम्मान और उतनी ही खुली सोच के साथ समझ पाएंगी, स्वीकार कर पाएंगी, उसकी परेशानियों को जानेंगी, उसके आगे बढ़ने में संबल बनेंगी। तो पूर्वाग्रही में ये जो सोच है, एक इससे निकलना जो है ये हमारे लिए मुझे लगता है कि ये आज की जो सोच बनेगी, आज जो जेंडर सेंसिटाइजेशन की हम बात करेंगे, वो आने वाले कल में बहुत-बहुत जो है वो मददगार होगा। दूसरी बात, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर देखें, तो एक परंपरागत ढांचा है जिसमें चीज़ें थोड़ी-सी और परेशानी वाली हो जाती हैं, उनकी दुविधाएँ या उनकी बातें या संवाद जो भी है, कहना, सुनना, हर चीज़ का एक तरीका है जो बदल जाता है, उसको उनको बहुत मतलब एक एक छवि बनी हुई है कि अगर बेटियाँ हैं या महिलाएँ हैं, तो उनका किस तरह का व्यवहार हो, वो किस तरह का विचार हो। हालाँकि ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात भी है कि कुछ हद तक हम इससे निकल आए हैं और जैसे मेरे नए संग्रह में उसमें भले ही काव्य रचनाएँ हैं, पर मैंने उसमें बात यही की है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए अभी कि पुरुषों की सोच भी बदली है, बहुत हद तक बदली है। वो कई मामलों में सहयोगी बने हैं, सकारात्मक ढंग से अब महिलाओं की उपलब्धियों को, उनके साथ देने को ले रहे हैं। तो खासकर जैसे मुझे लगता है पिता की भूमिका बहुत प्रभावी ढंग से बदली है। सर आप भी आस-पास देख रहे होंगे कि अभी जो जो बेटियाँ हैं जितनी सशक्त हैं या आगे बढ़ रही हैं, जा रही हैं, कहीं न कहीं उसमें परिवार की बहुत अहम भूमिका है और परिवार में अगर हम हमारे ढांचे की बात करें तो आज भी निर्णयकारी भूमिका में पिता होते हैं। तो कहीं न कहीं वो अ, अपनी बेटियों को समझ रहे हैं और उनके फैसलों का मान कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि वो मतलब लगभग हर क्षेत्र में बेटियों की जो भागीदारी बढ़ी है, वो अपने घर से ही एक संबल की सोच को लेकर निकल रही हैं, आगे जा रही हैं। दूसरा जेंडर सेंसिटाइजेशन की आज के दिन बात करना और इसको हम आने वाले कल में बेहतर होने के बारे में सोचें, ये इसलिए भी बहुत-बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अगर आप हम देखें तो ये लैंगिक विभेद जो है वो महिलाओं के जीवन की लगभग हर परेशानी का कारण है, हर परेशानी का कारण है। क्योंकि भ्रूण हत्या की वजह यही है, जो हमारे यहाँ पे एक बड़ी अमानवीय कुरीति है और आज भी हम कहीं न कहीं इसमें उलझे हैं। तो इसका कारण वही लैंगिक विभेद है कि बेटियों को दोयम दर्जे का आंकना या कितने सर्वे हैं जो बताते हैं कि बेटी की माँ के लिए ही वो सम्मान का माहौल नहीं होता परिवारों में। अगेन बात घूम फिर के वहीं आ गई कि भई हम अपने परिवार में ही अगर अपनी लाडली की स्वीकार्यता नहीं रखेंगे, तो फिर बाहर उसके लिए आगे बढ़ना या कुछ करना अपने आप में मुश्किल है। तो भ्रूण हत्या है या दहेज की जो कुरीति है या कार्यस्थल पर जो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है वो है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी लैंगिक विभेद उनकी जड़ में है और ये लैंगिक विभेद उनके लिए हर परेशानी का कारण है। क्यों? क्योंकि बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी को लैंगिक विभेद के चलते माना गया है दोयम दर्जे पर। बेटियों को हर कहीं काम करने के लिए नहीं जाने दे सकते, वे रात्रि पाली में काम नहीं कर सकती, वो दूसरे शहर जाके काम नहीं कर सकती क्योंकि लैंगिक विभेद है तो असुरक्षा है। एक भय है कि आप आगे जाएँगे या काम करेंगे तो आपके लिए परेशानी होगी या और दूसरी तरीके की भी कई चीज़ें हैं या जैसे दहेज का जो इश्यू है, मतलब लगभग उनके जीवन से जुड़ी सारी की सारी जो परेशानियाँ हैं, उनकी वजह में हमें जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की सोच है वो मिलेगी और ये हमारी जो सेंसिटिविटी वाली सोच है, हमारा जो वैचारिक पहलू है, उसके बदले बिना ये चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि अगर हम अभी आज के टाइम में अगर हम देखें तो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को लेकर बीते कुछ सालों से बहुत कानूनी संशोधन हुए हैं और जितने भी बदलाव हुए हैं वो कानून सख्त और सख्त किए गए हैं। लेकिन अपराधों के आंकड़े भी उनके साथ बढ़ते जा रहे हैं। कारण साफ दिखता है कि शायद सख्ती की ज़रूरत नहीं है, संवेदनाओं की ज़रूरत है। जब हम ये उसको भी अपने बराबर इंसान समझे, क्योंकि ये मानवीय संवेदनाओं का सम्मान करने वाली बात हुई कि उनका भी अधिकार है एक नागरिक के तौर पर कि वे 10 बजे रात को निकल कर अपने दफ्तर से घर लौट रही हैं, तो सुरक्षित लौट सकें। और ये सब जो उस परिवेश में मौजूद लोग हैं, चाहे वो महिलाएँ हों, चाहे पुरुष हों, महिलाओं का ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ कि अपराध में भागीदारी भले ही ना हो,
लेकिन कई तरीके की जो हमारी बातचीत होती है या वैचारिक पहलू होते हैं या सवाल उठाने के काम होते हैं, उनमें आसपास कई बार वो भी बहुत हद तक उनको पीछे धकेलने में जो होता है वो ज़िम्मेदार बन जाती है ये चीज़ भी कि जो महिलाएँ हैं वो नहीं आगे कुछ कर पाती या वो उनके कदम रोक देता है। मतलब कुल मिलाकर मुझे लगता है एक सहयोगी परिवेश बने, सम्मानजनक परिवेश बने तो ये एक उम्मीद जगाता है कि हाँ, वो बेहतर कर पाएँगे और उम्मीदें जो होती हैं, वो बदलाव को आधार देती हैं। आशाएँ ही बदलाव का आधार होती हैं क्योंकि आज आज तक हम जहाँ तक पहुँचे हैं, उसके पीछे भी उम्मीदें ही हैं। हमने कभी सोचा है कि हम ऐसा कर पाएँगे या अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक हमारे घरों की बेटियों की भागीदारी होगी तो आज हम वहाँ तक पहुँचे हैं। और जो उम्मीदें हैं वो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं, ज़िंदगी को बेहतर बनाने का जज़्बा जगाती हैं और इस ये एक जज़्बा ही है। हम कभी-कभी अब हम आश्चर्य होता है अगर हम बाहर बैठकर सोचें तो। आँकड़ों के बदलाव से लेकर और हमारे सामाजिक परिवेश तक आए बदलाव को अगर हम गहराई से देखें तो शायद ये एक उम्मीदों की पोटली ही है जिसको लेकर महिलाएँ चल पड़ी और वो चलते-चलते यहाँ तक आईं, जहाँ आज वे हैं। जहाँ जो माताएँ कुछ नहीं कर पाईं, उन्होंने अपनी बेटियों को बहुत सहयोग किया कि वे वो अपने सपने पूरे करें। या वो अपनी बहुओं के लिए सहयोगी बन रही हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे हर उलझन, हर बंधन से लड़कर भी वो अपनी एक मुकम्मल पहचान जिसे हम कहते हैं, वो बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं और अम, संघर्षरत हैं, लेकिन उनकी हिम्मत और जो जिजीविषा है, उसने ही बहुत-बहुत कुछ बदला है। और इसी एक पक्ष पर मैं थोड़ा ये बात अलग हो सकती है थोड़ी-सी, पर मुझे ऐसा लगता है जो हम भागीदारी कर रहे हैं यहाँ सभी लोग उन उन उनसे मैं ये बात साझा करना चाहूँगी, ये बहुत ज़रूरी पक्ष है कि जब हम सामाजिक पारिवारिक बदलाव की बात करते हैं, जिसके बिना लैंगिक विभेद को खत्म नहीं किया जा सकता, लैंगिक समानता नहीं लाई जा सकती, तो उस वक़्त हमें उस सकारात्मक बदलाव का भी मान करना होगा जो बीते कुछ सालों में आया है। जब हम सकारात्मक बदलाव को स्वीकारते हैं, उसका मान करते हैं उसका समर्थन करते हैं, तो हम और बेहतर बदलावों का परिवेश बनाते हैं। क्योंकि जब जब वो चीज़ देखी जाती है जैसे ये समझा जाता है कि किसी घर में कोई व्यक्तिगत किसी घर में कोई बदलाव है, तो आप देखिए उसके आस-पास जुड़े परिवारों में भी उस तरह का बदलाव आता है कि किसी घर की एक बिटिया है, वो बाहर जा रही हैं, करियर बना रही हैं, अपने फैसले ले रही हैं, कुछ बेहतर कर रही हैं, तो उससे जुड़े दूसरे परिवारों में भी उस तरीके के बदलाव आते हैं, वैसी इसलिए महिला-पुरुष की भागीदारी के पक्ष पे मैं ये कहना चाहूँगी कि बीते कुछ वर्षों में ये जो हमारा तकरीबन 1 डेढ़ दशक का जो टाइम है, जब से डिजिटल चीज़ें, जब तक हम मीडिया का जो प्रचार-प्रसार बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, महिलाओं की शिक्षा के आंकड़े बढ़े हैं। पुरुषों की सोच में भी बड़ा बदलाव आया है। परिवार भी बहुत हद तक जो है वो सहयोगी बने हैं और इन चीज़ों के बारे में सकारात्मक रूप से बात होनी चाहिए। क्योंकि इस बात को होने का मतलब है ऐसे पुरुषों की, ऐसे भाई, पिता, जीवन साथी उनकी संख्या और बढ़ना। जब हम ऐसी बात करते हैं तो हम इस बात को बल देते हैं कि उनके जैसे और लोग हों समाज में जो अपनी बहन हो, बेटी हो या पत्नी को एक परिवेश दे रहे हैं, उनके लिए सहयोगी बन रहे हैं। क्योंकि अगर हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो ये उनके लिए भी विमर्श का दिन है। उनकी भागीदारी के बिना, उनकी वैचारिक सोच के बदलाव के बिना या उन महिलाओं से जुड़ी परेशानियों को समझे बिना अ ये बदलाव जो है वो नहीं हो सकता और अगर होगा भी तो बहुत सतही होगा। और हम आज इस विषय पर जो बात कर रहे हैं वो सतही बात नहीं है। वो हम एक पक्की नींव पक्की करने की बात कर रहे हैं, जिससे आने वाले सालों में बहुत-बहुत बेहतर बदलाव हों। बहुत चीज़ें जो है वो बदलाव जितने हों सुखद हों। सकारात्मक हो। क्योंकि अगर हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं, जैसे जीवन 2 लोगों के लिए आपस में जुड़कर परेशानियाँ साझा करने के लिए बना है, पर हमने देखा कि लॉकडाउन में जब हम अपने घर तक सिमटे, तो हमारे यहाँ घरेलू हिंसा के आंकड़े बढ़े, बहुत तेज़ी से बढ़ गए। तो ये जो चीज़ें हैं कि घरेलू हिंसा है या मौखिक बर्ताव है या ये सारी की सारी चीज़ें बहुत भावनात्मक रूप से बहुत चोट पहुँचाती महिलाओं को और इस पक्ष पर शायद
पुरुषों को बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है और है ही, और इस पक्ष पर बदलाव आया भी है। ये एक बहुत मतलब मानीखेज बात है जो मुझे लगता है कि हाल के बरसों में जो हुई, क्योंकि कार्यस्थल पर भी पुरुष सहकर्मी है, या बहुत सहज तरीके से हम सोचें तो सड़क बाजार में घूमते हुए भी हम जब मिलते हैं, पुरुष जो कोई भी है हमसे टकराते हैं, तो एक हमें सहज, महिलाओं को सहज महसूस कराने में, सुरक्षित महसूस करवाने में घर के पुरुष हमेशा तो साथ नहीं होते, और वो इस देश की नागरिक हैं, साथ होना भी क्यों चाहिए, उनके हक हकूक उतने ही हैं। तो अगर वो बाहर जाती हैं तो वो जो भी परिवेश उनको मिलता है, उस परिवेश में उनकी, पुरुषों की मुझे लगता है ये एक मानवीय भूमिका है जो वो समझें, और हमें ये स्वीकारना होगा कि थोड़ा बहुत वो समझे हैं। उनका एक जो नव संस्करण है वो अच्छा है, सकारात्मक है, मैंने वो भी देखने की कोशिश की। तो सर मैं एक इस अब मेरी बात को खत्म करूंगी तो एक कविता पढ़ देती हूँ मेरी इससे, जो नई मेरी दरवाजा खोलो बाबा से, जो यही कहती है कि पुरुष अब जो महिलाएं हैं वो बदल गई हैं, तो वो अब इस समय के हिसाब से बदलें और साथी सहयोगी, सही मायने में साथी सहयोगी बने। कविता पढ़ रहे हो ना? हाँ जी सर, हाँ जी, पढ़ती हाँ हूँ। हाँ, अब ये कविता का शीर्षक है संशोधित संस्करण। स्त्री मन का नेह बटोर अपनी झोली भरने की आकांक्षा रखते हो तो, स्त्री मन का नेह बटोर अपनी झोली भरने की आकांक्षा रखते हो तो खाली करना होगा अहंकार से परिपूर्ण चित्त का आंचल। स्त्री मन का नेह बटोर अपनी झोली भरने की आकांक्षा रखते हो तो खाली करना होगा अहंकार से परिपूर्ण चित्त का आंचल। हठ हेठी दिखाने वाले बाबा जो होते थे पहले, कभी अब बदले हैं, और शायद बदले हैं उसकी वजह यही कि हम सब इतनी सशक्त होकर यहाँ बात कर रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। हठ हेठी दिखाने वाले बाबा आन और अना के नाम पर जीवन छीनते भाई, आन और अना के नाम पर जीवन छीनते भाई, मन की बनती बिगड़ती ज्यामिति की आड़ी टेढ़ी रेखाओं वाले कठिन गणितीय प्रश्नों को सुलझाते समय मौन धरे दूर, कहीं दूर खड़े रहते जीवन साथी। ये शायद आम महिलाओं का अनुभव है कि एक कठिन दौर में जब संवाद का समय होता है, आप मौन धरे दूर खड़े होते हैं, दूर खड़े आड़ी टेढ़ी रेखाओं वाले कठिन गणितीय प्रश्नों को सुलझाते समय मौन धरे दूर, बहुत दूर खड़े रहते जीवन साथी, और उम्र भर ठहरी रही माओं को समय के साथ ढलते बदलते देख, उम्र भर ठहरी रही माओं को समय के साथ ढलते बदलते देख, प्रश्नवाचक दृष्टि से ताकते बेटों के हिस्से नहीं आता। समय के साथ ढलते बदलते देख, प्रश्नवाचक दृष्टि से ताकते बेटों के हिस्से नहीं आता। माँ बहन पत्नी और बिटिया का सहज स्नेहमयी जुड़ाव। बदल रही स्त्री के बदलते मन को समझने के लिए, बदल रही स्त्री के बदलते मन को समझने के लिए संबद्धता, सम्मति और स्वीकार्यता के मोर्चे पर स्वभाव से लेकर भाव विन्यास तक, स्वभाव आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, भाव विन्यास आपकी क्या भाव भूमि है, क्योंकि कई आपके हाव भाव कई बार राह चलते कोई इंसान कहता कुछ नहीं है पर उसके हाव भाव मन को बहुत चोट पहुंचाते हैं। बदल रही स्त्री के बदलते मन को समझने के लिए संबद्धता, सम्मति और स्वीकार्यता के मोर्चे पर स्वभाव से लेकर भाव विन्यास तक अपना संशोधित संस्करण कब लाओगे तुम? तो ये प्रश्न है, और इस प्रश्न के साथ मैं यही कहूंगी कि मुझे खुशी है कि हमारे समाज में बहुत हद तक ये संशोधन हुआ है, पर अभी दरकार और बहुत बहुत ज्यादा बदलावों की है, और उसकी वजह यही है कि कानूनी सख्ती हो या योजनाएं हो या नीतियां हो, वो बाद में आती हैं। घर परिवार का जो परिवेश है, जो संबल है, जो साथ है, जो सहयोग है, वो ही इस बुनियाद को मजबूत कर सकता है। तो मुझे मेरे खुद के लिए आज ये बहुत समृद्ध करने वाला सेशन रहा, क्योंकि
ममता जी और श्रीवास्तव मैम दोनों को ही जो सुना, उन्होंने अपने तरीके से जो चीज बहुत विस्तार से समझाई। ममता जी ने भी बहुत हमारे आसपास के परिवेश को लेकर अपनी बातें रखी थी, और श्रीवास्तव मैम ने, नीलिमा मैम ने जो है वो जो आंकड़ों के रूप में एक आईना दिखाने वाली चीज हमारे सामने रखी है। सो मैं खुद बहुत समृद्ध हुई इस सेशन का, आज की इस वेबिनार का हिस्सा बनकर, और अपनी बात मैंने बहुत आम पहलू पर की है, पर मुझे लगता है ये खास बदलाव के लिए जरूरी है। और आपका आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के सेशन धन्यवाद मोनिका जी। आपने प्रश्न के साथ अपना वक्तव्य समाप्त किया सुंदर काव्य रचना के माध्यम से, लेकिन पूरे वक्तव्य में कहीं ना कहीं हम किस तरह से उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए लैंगिक असमानता की उस भाव भूमिका को समाप्त करने के लिए, महिला दिवस कोई एक दिन का नहीं है, पूरी तो विचार यात्रा है, एक अभियान है। उस रूप में इसे ग्रहण करते हुए जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि उस कुत्सित मानसिकता से निकलकर हम कैसे एक सकारात्मक और संवेदनशील सोच पर केंद्रित समाज निर्माण की दिशा में, और परिवार के हर सदस्य का उसमें कहीं ना कहीं सहभागिता है, उस पूरे व्यापक परिदृश्य को आपने प्रस्तुत किया। किस तरह से व्यक्तिगत, सामाजिक या सामुदायिक मोर्चे से लेकर के उसके उस पूरे विचार पक्ष को आपने व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया। हमारे साथ बहुत सारे मित्र बराबर कुछ कहने के लिए एक तरह से लालायित हो रहे हैं, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिससे शायद हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ही मन के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपने परिवार में हर सदस्य की अपनी अपनी भूमिका होती है, हर सदस्य नए नए रिश्ते बनते हैं, एक नया संबंध जुड़ते ही, और उसी के साथ नई चुनौतियां भी आती है, नई जिम्मेदारियां आती है, नए दायित्व आते हैं और नई सामाजिक पारिवारिक अपेक्षाएं भी जुड़ती है। तो इन प्रश्नों को लेने के पूर्व एक सूचना, अभी योगेश कानवा जी ने, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जयपुर का जो ज्ञानवाणी केंद्र है उसके स्टेशन मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक आप आकाशवाणी से जुड़े रहे, उन्होंने ये जानकारी दी है कि कल शाम को 9 मार्च की शाम को 6:05 पर इग्नू का जो चैनल है यहाँ का 105.6 मेगाहर्ट्ज, इस पर आज के उस पूरे कार्यक्रम को वहाँ पे प्रसारित किया जाएगा, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो जिन भी मित्रों की वो रीच में है, विशेषकर जो इग्नू के विद्यार्थी यहाँ नहीं जुड़ पाए हैं अभी, वो इसको सुन करके लाभान्वित हो सकते हैं। और अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये सत्र जो है चर्चा के लिए खुला हुआ है। एक मेरी अपेक्षा है कि जो भी मित्र कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, टिप्पणी करना चाहते हैं, वो अपना वीडियो ऑन करें, माइक अनम्यूट करें और अपना परिचय दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स, और इस रिकॉर्डिंग को अपन शेयर करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो जानकार हैं, वो इस बात को जाने कि जो व्यक्ति टिप्पणी कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, वो किस पृष्ठभूमि से है, ताकि उसका एक थोड़ा सा महत्व बनता है। और ये पूरी जो अपनी आज की प्रोसीडिंग्स है वो इग्नी के यूट्यूब चैनल पर भी प्रसारित हो रही है साथ के साथ। तो हमारी कोशिश है कि जितने संभव माध्यम हो सकते हैं उस माध्यमों तक हम इस देश के शिक्षित समाज के साथ साथ नीति निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और आम व्यक्ति तक पहुंचे, और जिन चिंताओं को यहाँ व्यक्त किया गया है उन चिंताओं को साझा कर कोई ऐसी व्यूह रचना तैयार कर सके जिससे जो अपेक्षित समाज है, क्योंकि ये दिवस इसी उद्देश्य से मनाए जाते हैं कि हम भविष्य की कोई भूमिका तय कर पाए। ये सही है कि वो एक दिन के मुद्दे नहीं है, ये विचारों का निवेश है जो अंततः कोई सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा, सदियों की संघर्ष गाथा है। जो मित्र सवाल पूछना चाहते हैं वो एक एक करके अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और सवाल या टिप्पणी बहुत संक्षेप में। बहुत सारे मित्र लगातार वो हैंड रेस के मुझे यहाँ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए एम जीविता जी कुछ कहना चाहते हैं, या अर्चना भारती जी ने भी कई बार संकेत किया, रवि सिंह जी ने किया। मुझे लगता है कि शायद इच्छुक नहीं है, या तो जी नमस्कार सर। सबसे पहले मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर नमस्कार सभी यहाँ पे उपस्थित सभी जनों को। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से बोल रही हूँ और मैं वर्तमान में
मुजफ्फरपुर जिले में लंगट सिंह कॉलेज में मैं अभी एज ए रिसोर्स पर्सन मैं हूँ। मैम, मेरा ये सवाल है कि ये जो भी समस्याएं महिलाओं के साथ जो उत्पन्न हो रही है, खासकर जो शिक्षित महिलाएं हैं, इस पर ध्यान देने वाली बात है कि एक शिक्षित समाज और शिक्षित संस्थानों में, कार्यस्थल पर इस तरह का भेदभाव कि हर समय जो है महिलाओं को जो है अपनी या अपने मतलब बोल सकते हैं कि उस कार्यस्थल में अपनी प्रतिभा को या अपने उस चीज को दर्शाने के लिए जो हर चीज के लिए बोलना पड़ता है, ये चीज आखिर क्यों हो रही है और इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? आप में से जो उनका दोनों में हक से मिलना कोई भी चाहिए वो हक ने उन्हें क्यों नहीं दिया? हालांकि सभी जगह ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो भी जगह पे, जो भी संस्थान या जो भी जहां भी इस तरह की बातें हो रही हैं, एक शिक्षित, खास करके एक मैं शिक्षित ये संस्थान की बात मैं कर रही हूँ, वहां पे इस तरह की बातें क्यों उत्पन्न की जा रही है? इसका तो समाधान होना चाहिए, और ऐसा जगह अगर हो रहा है तो उस पर निगरानी समय समय पर होनी चाहिए और इसका समाधान होना क्या ये चाहिए। प्रश्न मेरे लिए रखा गया है डॉक्टर भारती? नहीं मैम, ये मतलब मैं सभी अच्छा, ये ठीक आप है। दोनों में से जो भी चाहें, या एक एक करके आप दोनों ही अपनी टिप्पणी संक्षेप में हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। जी मैं संक्षिप्त में इसका जवाब देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये मसला बहुत ही गहरा और बहुत ही पेचीदा, कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप्स और जो ह्यूमन सोसाइटी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उसका कोई एक सीधा सच्चा कोई रास्ता नहीं निकाल सकते, बट हमें रास्ता निकालना है, ये हमारा संकल्प है। तो अगर हम इसको एकेडमिक दृष्टि से कहें तो इस पूरे तंत्र के पीछे पितृसत्ता या पेट्रियार्की का हाथ है। तो पेट्रियार्कल दृष्टिकोण, जब तक कि पितृसत्तात्मक रवैया, दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आएगा, और पितृसत्ता के जो उसको प्रोपोगेट करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, वो महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। ये बात फर्क है कि पुरुष ज्यादा है, पर महिलाओं में भी, जैसा कि मोनिका जी ने भी इंगित किया, कि महिलाएं खुद पेट्रियार्कल होती हैं, वो खुद पेट्रियार्की परपेचुएट करती हैं। तभी तो एक महिला दूसरी महिला की बात पावर रिलेशन में हायर होने पर भी समझ नहीं पाती है। अगर एक माँ बेटी की बात नहीं समझ पाती, वो समझ पाता है कि भाई हाँ, क्योंकि माँ खुद विवश है तो बेटी की बात नहीं समझ पा रही है। पर अगर एक महिला परिवार में दूसरी महिला के साथ कुछ ऑपरेशन या सब्जुगेशन की बात करती है, सो दैट मीन्स कि वो खुद एक पावर डायनेमिक्स के अंदर जकड़ी हुई है और अपनी पावर को प्रदर्शित करने का एक जरिया है ये। तो यही जो, अगर आप नजरिया है किसी भी स्थिति में लगा लें, चाहे वो ऑपरेशन ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस है, चाहे वो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट इन पब्लिक प्लेसेस है, ये वही बात आती है कि जिसका जो औहदा है, जिसका जो पकड़ है उस सिचुएशन में हैवी है, वो दूसरे को ऑप्रेस करता है, सब्जुगेट करता है। तो जब तक कि उसमें दो तरह से, तभी तो भागीदारी की बात होने लगी अब। जैसा कि प्रोफेसर रावत ने बताया कि जो बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 में जो था, फिर उसके 2000, 2005, 2010 में जो फर्दर उसके एक्शन पे मुद्दा हुआ, तो उसमें बताया कि ये मुद्दा सिर्फ महिलाओं का नहीं है, ये मुद्दा महिलाओं और पुरुषों दोनों का है। तो महिलाओं को समझ आ गई, पुरुषों को भी आ गई है, पर उसमें भी हम लोग इंटरसेक्शनैलिटी बोलते हैं उसे, कि बहुत सारी क्लास हैं, कास्ट हैं, रीजन्स हैं, और एथनिसिटी है, बहुत सारे और लेयर्स हैं। तो जैसे हम और आप जैसे प्रबुद्ध हैं, एंड थैंकफुल टू गॉड कि हम लोग ऐसे उसको तबके को बिलोंग करते हैं जाकि हमारे को शिक्षा का और उसमें जाने का पूरा मौका मिला। उस सेंस में मैं इग्नू को भी कहूंगी कि आज भी हम लोग ये बात करें कि इग्नू में जितनी महिलाएं कार्यरत हैं ऑन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस, उतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज में भी नहीं होंगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, और मैं ये बड़ी अच्छी तरह जानती होंगी कि बिहार जैसी जगह में, मुजफ्फरपुर जैसी जगह में, तो आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा कि कैसे जो है वो अब मैं नहीं कह सकती क्या होता है कि, पर ये
जरूर देखो, क्योंकि वहां पे अभी भी लोग जो है इतने वो नहीं हुए हैं। तो ये मुद्दा इस बात का है कि महिलाओं में खुद कुछ अवधारणाएं हैं और कुछ वो हैं जिनको वो ओवरकम नहीं कर पा रही, या तो उनके साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, उनके सोशलाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, या वो खुद पेट्रियार्कल हो गई हैं। और मेन के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मेन, जैसा आपने बताया, वो प्रोग्रेसिव भी हो गए हैं, तभी हम लोग इतना आगे बढ़ पाए उनको हम, और दे फील वेरी प्राउड ऑल्सो। पर जो है ज्यादातर अगर हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं एवरेजेस की, क्योंकि जब आंकड़ों की बात करते हैं तो हम एवरेजेस बताते हैं, पर एवरेज मैन एंड वुमेन, मैंने आपको वो एक दिखाया था कि अभी भी, और महिलाएं खुद कहती है 52% महिलाएं ही कहती हैं कि हमें घर से लेके इंडिया की सिचुएशन बाहर आना चाहिए, और 65% मेन कह रहे हैं। अब आप इसमें किसको दोषी ठहराएंगे? हम अपने सोशलाइजेशन को, अपने साइकोलॉजिकल बैरियर्स को ओवरकम नहीं कर पा रहे ना हम, और आप फॉर्चुनेट हैं जो ये मुद्दा, ये हमें प्लेटफॉर्म मिला बात करने के लिए। बट एक आम महिला की बात सोच लीजिए, जो हमारे आसपास मिलती है, जो हमारे घरों में रहती है, हमारे परिवारों में है, उनका अगर हम सोचेंगे तो हमें तब समझ आएगा कि रियलिटी क्या है। सो थैंक यू सो मच। मैं अगर अपनी बात आपको समझा पाई हूँ तो महिलाओं पुरुष दोनों को मिलके, हर एक तो पुरुष के जो प्रॉब्लम्स है उसमें ही महिलाओं पुरुषों को मिलकर ही सामना करना पड़ेगा कि क्यों ये पुरुष के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी वेज अर्नर्स कहे जाते हैं। पर आजकल हाउस हस्बैंड्स के भी एग्जांपल्स है, पर वो टिप्स पर है, 2 4 5, मतलब पूरे शहर में, पूरे उसमें, पूरे हिंदुस्तान में 20 लोग होंगे जो ये कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी वाइफ के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अपने कैरियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हमारे कोई और पार्टिसिपेंट्स कुछ कहना चाहते हैं या कोई सवाल, जिज्ञासा? चलिए, तो इस आयोजन को अपन अब यहीं समाप्त करते हैं। और आभार प्रदर्शन के लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर इंदु रवि, जो जयपुर का जो इग्नू का सेंटर है वहाँ असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रही हैं। आपका इग्नू से लगभग 1 दशक का जुड़ाव है। मूलतः विज्ञान की विद्यार्थी हैं और लखनऊ से आपने बायोटेक्नोलॉजी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद राजस्थान में आना हुआ वनस्थली विद्यापीठ, जो स्वयं अपने आप में महिला शिक्षा का एक ऐसा केंद्र है। जिस समय महिला शिक्षा की शायद इस देश में बात ज्यादा की नहीं जाती थी, उस समय सेंसिटाइज करना महिलाओं को और उनके अभिभावकों को कि आप महिलाओं को पढ़ने के लिए भेजें। वनस्थली, मुझे लगता है कि देश दुनिया में एक ऐसा महिला शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित केंद्र है जिसने महिलाओं को सर्वांगीण दृष्टि से विकसित करने के लिए बहुत सारे कहानी किस्से, जिस तरह के वहाँ महिला उपलब्धियों के हैं कि महिलाएं हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, वो घुड़सवारी कर रही हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्र जो शायद लंबे समय तक पुरुषों के लिए माने जाते थे, वहाँ जिस तरह से हस्तक्षेप किया, एक ऐसे केंद्र से, ऐसे विश्वविद्यालय से आपने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और उसी का ये प्रभाव था, जैसा नीलिमा जी ने कहा, कि इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां महिलाओं को निर्णय लेने की पूरी एक तरह से आज़ादी है, जो शायद देश के अन्य जो प्रमुख शैक्षिक संस्थान हैं वहाँ इतना संभव नहीं होगा। तो डॉक्टर इंदु रवि को भी एक अवसर मिला इस विश्वविद्यालय से जुड़ने का, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर आप सभी प्रतिभागियों का आभार प्रदर्शन करें। डॉक्टर इंदु रवि। नमस्कार सभी को। मुझे खुशी है कि आज के इस वेबिनार के लिए वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए मुझे बुलाया है सर ने। और सर्वप्रथम मैं जो आज के गेस्ट स्पीकर्स हैं प्रोफेसर नीलिमा श्रीवास्तव मैम, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैंने जैसे ही उनको इस वेबिनार के बारे में बताया और उनको आमंत्रित करने के लिए कॉल किया था, उन्होंने एक बार में ही हाँ कर दी थी। और हम सब देख सकते हैं कि आज जो उन्होंने अपने विचार हम लोगों के साथ साझा किए जेंडर इक्वालिटी पर, वो उससे हम सब लाभान्वित हुए हैं। और जो दूसरे हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर मोनिका शर्मा मैम, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने इस वेबिनार में अपने विचार व्यक्त किए। और हम सभी इस बात पे
अग्री करेंगे कि जो भी जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, हम इस बारे में जो सोचते हैं वो तो ठीक है, पर उसको अमल में लाने की जरूरत है। तो आप सभी का धन्यवाद। मैं डॉक्टर ममता भाटिया मैम का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जो समय समय पर हम लोगों को प्रोत्साहित करती रहती हैं कि इस तरह के आयोजन अलग अलग विशेष दिनों पे हम लोग किया करें इग्नू रीजनल सेंटर पे। सो थैंक यू मैम। और प्रोफेसर संजीव भनावत सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही, सर आपने जिस तरह से पूरे कार्यक्रम को संचालित किया और आप जुड़े रहे हैं इग्नू रीजनल सेंटर के साथ हमेशा से ही, तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इसको कार्यक्रम को 40th वेबिनार जो है कम्युनिकेशन टुडे का उसको संचालित किया। मैं डॉक्टर उषा सोहानी जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और मिस पृथ्वी सेंगर, उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। दूसरे रीजनल सेंटर से जो रीजनल डायरेक्टर्स या कोऑर्डिनेटर्स रीजनल सेंटर के जो जुड़े हुए हैं, और सारे पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। मेरे कलीग्स भी जुड़े हैं, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। कम्युनिकेशन टुडे की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सूचना के साथ कि आगामी हमारे तीनों रविवार हम 3 और विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। 13 तारीख को विषय हमने रखा है तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए, और इसमें डॉक्टर अनिल मेहता संयोग से राजस्थान विश्वविद्यालय में उनकी पारी रही और आजकल वो वनस्थली विद्यापीठ में ही एक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं सेवानिवृत्ति के बाद हमारे यहाँ से। और संजीत खजूरिया जी जो इस समय जम्मू में भारतीय जनसंचार संस्थान का जो केंद्र है वहाँ सहायक प्रोफेसर हैं और लंबे समय तक दूरदर्शन के संवाददाता जम्मू में रहे, वो हमारे बीच में होंगे। आगामी 20 मार्च को, क्योंकि इस वर्ष उर्दू पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने जा रहे हैं 27 मार्च को, तो उर्दू पत्रकारिता की 200 साल की परंपरा, किस तरह से स्वाधीनता आंदोलन में योगदान रहा, कैसे हमारे समाज सुधारों में उर्दू पत्रकारिता का योगदान रहा, तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर एहतशाम भाई और प्रोफेसर फरियाद, ये हमारे साथ होंगे। और 27 मार्च को नेशनल थिएटर डे, राष्ट्रीय नाट्य दिवस है, तो भारतीय संचार परंपरा और नाट्य शास्त्र, उसमें हमारे बचपन के मित्र और थिएटर कर्मी और राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी राजीव आचार्य होंगे और बाकी एक्सपर्ट्स हम अभी बात चल रही है। तो आप में से जो भी मित्र फ्री हो, सोशल मीडिया के थ्रू हमें सारी जानकारी देते हैं। कम्युनिकेशन टुडे की अपनी वेबसाइट है communicationtoday.net, वहाँ भी आपको वो जानकारी मिल सकती है। जो भी फ्री हो, जिनकी भी इन विषयों में रुचि हो, वो सभी आमंत्रित है। और जैसा मैंने कहा कि ये रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी मैं शेयर करूंगा। जो मित्र नहीं जुड़ पाए अपनी समय के कारण, क्योंकि इंसिडेंटली उषा साहनी और पृथ्वी सेंगर ये दोनों आज अपने अपने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, क्योंकि वो महिला दिवस मनाया जा रहा है, वो सेलिब्रेशंस हुआ थे, तो आज वो नहीं जुड़ पाए। लेकिन उसके बावजूद वो किसी की, पृथ्वी शायद अभी कुछ मिनट पहले जुड़ी है जो मैंने यहाँ देखा, तो वो भी मेरी रिसर्च स्कॉलर ही है। तो जिस तरीके से ये पूरा आयोजन संपन्न हुआ, और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी ओर से इग्नू को, डॉक्टर ममता भाटिया और डॉक्टर इंदु रवि को, कि जिन्होंने हमारे इस निमंत्रण को, योगेश कानवा जी जो सदा हम साथ रहे इन सारे इस पूरी रूपरेखा को भी तय करने में, उन सब के प्रति मेरा धन्यवाद कम्युनिकेशन टुडे के संपादक के रूप में, सभी मित्रों का। और अर्चना भारती तो मुझे लगता है हमारे लगभग सभी आयोजनों में पूरी सक्रियता के साथ जुड़ी रहती हैं, और इन सारे विषयों के प्रति जो इनका एक जुड़ाव है भावनात्मक स्तर पर, अकादमिक स्तर पर, और मुझे लगता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस तरह से हम एक विचार को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और वो अपने क्षेत्र में जिस तरह संघर्ष कर रही हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी मैं अक्सर इन सारी चीज़ों को देखता हूँ, जिस तरह से वो संघर्ष कर रही हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष पर हम तो यही शुभकामनाएं प्रकट कर सकते हैं कि आप अपने अभियान में, अपने संघर्ष में विजय आपको प्राप्त हो, सफलता आपको मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू।